मैं एक बहुत बड़ी बोर्ड मीटिंग के बीच में बैठा था और बुरी तरह बोर हो रहा था। बोरियत मिटाने के लिए मैंने अपनी वर्चुअल गर्लफ्रेंड को टेक्स्ट करने का फैसला किया। मैंने लिखा कि बेबी, मैं आज रात तुम्हें ब्लैक स्ट्रैपी ड्रेस में देखना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे एक फोटो भेज सकती हो? लेकिन अगले ही पल मेरी धड़कनें रुक गईं। वही मैसेज बोर्ड रूम की बड़ी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा था। ये वही टेक्स्ट था जो मैंने अभी भेजा था, पर डरावनी बात ये नहीं थी। मैं अपनी इस पार्टनर से क्विंचुई नाम के ऐप पर मिला था। हम दोनों ने कभी एक दूसरे को अपनी शक्ल नहीं दिखाई थी, पर हमारी केमिस्ट्री इतनी जम गई कि सब कुछ बहुत जल्दी आगे बढ़ गया। देखते ही देखते हम एक डिजिटल रिलेशनशिप में आ गए। मैं अक्सर उससे छोटी मोटी फरमाइशें करता रहता था। फिर एक दिन मैंने हिम्मत जुटाई और कुछ स्पाइसी फोटोज मांग ली। जब उसने पहली बार कमर से नीचे की फोटो भेजी तो मैं दंग रह गया। मुझे लगा कि मैं किस अप्सरा को डेट कर रहा हूँ। वो लंबी और पतली टांगे किसी कलाकारी से कम नहीं थी। तभी शोर मचा कि क्या तुमने देखा, सीईओ ने अभी अभी वो मैसेज भेजा है। और ये ब्लैक स्ट्रैपी ड्रेस वाली क्या बात थी? अरे भाई जाग जाओ, क्या तुमने स्क्रीन देखी? ये साल का सबसे बड़ा स्कैंडल होने वाला है। मैं अब भी सदमे में था। एक पल के लिए मुझे लगा कि मैं सपना देख रहा हूँ और मैंने खुद को ऊपर देखने पर मजबूर किया। जैसे ही मैंने सिर उठाया, मेरी नजरें सीधा सीईओ से जाकर मिली। वो मेरी तरफ एक ठंडी और बेरुखी निगाहों से देख रहे थे। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने तुरंत अपना सिर नीचे झुका लिया। सीईओ की उस भारी नजर के सामने कमरे में हो रही फुसफुसाहट शांत हो गई। मेरा दिल सीने में जोर जोर से धड़क रहा था और मैं बस फर्श को घूर रहा था। तभी मेरे फोन पर एक नया नोटिफिकेशन आया। ठीक है, मैं आज रात तुम्हारे लिए यही पहनूंगी। मैं अभी मीटिंग में हूं, इसलिए बाद में बात करते हैं। वानमो। ये सीईओ सबके सामने हमेशा बहुत सीरियस और दूर रहने वाले इंसान लगते थे, लेकिन असल में उन्हें पता था कि प्राइवेट में प्यारा और चुलबुला कैसे होना है। ये पूरी सिचुएशन एक तबाही पर खत्म होने वाली थी। मेरा दिमाग ऑफिस में होने वाले हंगामे के बारे में सोचकर भागा जा रहा था। बेबी, मुझसे बात करो। क्या तुम इसलिए नाराज हो क्योंकि मैंने जल्दी रिप्लाई नहीं दिया? मैं इसकी भरपाई कर दूंगी, ठीक है? मेरी स्क्रीन अनरीड मैसेजेस से भरी पड़ी थी और वो हर एक मैसेज मेरे ऑनलाइन बॉयफ्रेंड की तरफ से था। उसे लग रहा है कि मैं उसे इग्नोर कर रही हूँ, पर उसे अंदाजा भी नहीं है कि अभी क्या हुआ है। सच तो यह है कि मुझमें इतनी हिम्मत ही नहीं है। अचानक चैट पर ब्लैक स्टॉकिंग्स पहने हुए किसी की फोटो आई। रुको, क्या ये वही ब्लैक स्टॉकिंग्स नहीं है जो आज सुबह मीटिंग में सीईओ ने देखी थी? यहाँ तक कि हाई हील्स का डिजाइन भी बिल्कुल वैसा ही है। तभी डायरेक्टर मेरी डेस्क के पास आए और बोले कि सेंसे, आप क्या देख रही हैं? प्रेसिडेंट आपको अभी अपने ऑफिस में देखना चाहते हैं। अब तो मैं सच में फंस गई हूँ। बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। मैंने अपने फोन को इतनी जोर से पकड़ा कि मेरी उंगलियां सफेद पड़ गईं। मैं कांपते हुए प्रेसिडेंट की डेस्क के सामने अजीब तरह से खड़ी थी। किसी तरह मेरे गले से आवाज निकली कि सर, क्या आपने मुझे बुलाया? इस वक्त तक मेरी ऑनलाइन रोमांस वाली सारी एक्साइटमेंट गायब हो चुकी थी। अगर उन्हें पता चला कि मैं बस उनकी एक मामूली एम्प्लॉई हूं तो ब्रेकअप पक्का है। प्रेसिडेंट अपने कंप्यूटर में डूबे हुए थे, न जाने क्या कर रहे थे। इसी बीच मेरा फोन मेरे हाथ में लगातार बज रहा था। प्रेसिडेंट ने अचानक ऊपर देखा और उनके चेहरे पर चिड़चिड़ाहट साफ थी। मैंने कहा कि आपके काम में रुकावट डालने के लिए माफी चाहती हूँ। मैं इसे अभी बंद कर देती हूँ। कमरे का तनाव दम घोटने वाला था और बढ़ता ही जा रहा था। हम करीब 20 मिनट तक उसी हालत में रहे। आखिरकार चेहरे पर निराशा लिए प्रेसिडेंट अपनी डेस्क से खड़े हुए। उन्होंने मेरी तरफ ठंडी नजरों से देखा और कहा कि मीटिंग के दौरान तुम बिल्कुल खोई हुई थी। तुम्हारा ध्यान कहीं और था और पिछले महीने की प्रोजेक्ट में भी काफी गलतियां थी। तुम जानती हो कि ये कंपनी काम न करने वालों को सैलरी नहीं देती। प्रेसिडेंट की बात सुनकर मेरा पूरा शरीर कांप उठा। क्या वो मुझे फायर करने वाले हैं? मैं लड़खड़ाते हुए बोली कि मुझे माफ कर दीजिए। हाल ही में घर पर कुछ परेशानियां चल रही थी, जिसकी वजह से मेरा ध्यान भटक गया था। मैं वादा करती हूँ सर, ऐसा फिर कभी नहीं होगा। लेकिन सच तो ये था कि मैंने पूरी रात उस आदमी से बात करने में बिताई थी जो ठीक मेरे सामने खड़ा था। हमारी फोन कॉल इतनी लंबी और गहरी थी कि मैं एक पल के लिए भी सो नहीं पाई। उन्होंने अपनी आंखें सिकोड़ी और वार्निंग दी कि अगर भविष्य में एक भी गलती हुई तो तुरंत मेरी नजरों से दूर हो जाना। सीईओ ने मुझे जाने का इशारा करते हुए हाथ हिलाया। मैं अपनी डेस्क पर वापस आ गई और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं मौत के मुंह से बचकर निकली हूं। मैंने नीचे देखा तो मेरे ऑनलाइन बॉयफ्रेंड के दर्जनों अनरीड मैसेजेस पड़े थे। मैंने अपना सिर पकड़ लिया और इस सारे पागलपन के बारे में सोचने लगी। हनी, प्लीज मुझसे बात करो, उनके मैसेज में लिखा था। मैं आज बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूं क्योंकि उस बेकार एम्प्लॉय ने पिछले महीने का प्रोजेक्ट खराब कर दिया, जिसकी वजह से कंपनी को बहुत नुकसान हुआ। मैंने अपने पर्सनल फोन पर सीईओ का भेजा हुआ लेटेस्ट मैसेज देखा और मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। वो मेरे ही बारे में बात कर रहे थे, है ना? बेकार एम्प्लॉय। मैंने सावधानी से टाइप किया कि शांत हो जाओ, आज मेरे बॉस ने भी मुझे बहुत डांटा है।
मैंने एक गहरी सांस ली और आगे लिखा कि शायद आपको अपने जूनियर्स के साथ थोड़ा दयालु होना चाहिए। सबसे अच्छा तो ये होगा कि आप उनकी सैलरी कंट्रोल करें ताकि उनकी कंपनी पर निर्भरता बढ़ जाए। मैंने एक शरारती मुस्कुराहट के साथ मैसेज भेज दिया और मन ही मन अपनी अगली सैलरी में एक एक्स्ट्रा जीरो जोड़ने का सपना देखने लगी। अगले ही पल रिप्लाई आया कि तुम्हारा बॉस किस कंपनी में काम करता है, मैं उसे नौकरी से निकलवाने में तुम्हारी मदद करूंगा, उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें डांटने की। मैंने आह भरी। ऐसा लगा कि उन्होंने मेरे मैसेज के सिर्फ एक हिस्से पर ध्यान दिया था, सिर्फ मेरी डांट वाली बात पर। खैर, मैंने सब कुछ वक्त पर छोड़ने का फैसला किया। काम के बाद मैं ऑफिस में बिल्कुल अकेली रुकी रही। मुझे उस प्रोजेक्ट को ठीक करना था जो मैंने पिछले महीने खराब किया था। असल जिंदगी में मैं प्रेसिडेंट पर बुरा इंप्रेशन नहीं डाल सकती थी। अगर ऐसा हुआ तो मैं उन्हें अपना कैसे बना पाऊंगी। अगर मैं काम में अच्छा परफॉर्म करूं तो शायद वो सच में मुझसे प्यार करने लगे। प्रेसिडेंट की अट्रैक्टिव बॉडी के बारे में सोचकर मैं खुद में ही मुस्कुराने लगी। घर जाने के बजाय तुम यहां पागलों की तरह क्यों हंस रही हो? एक ठंडी और तेज आवाज ठीक मेरे पीछे से आई। मेरी गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए और मैं हकलाते हुए बोली कि प्रेसिडेंट सर, आप अभी तक यहीं हैं? मैं बस थोड़ी ज्यादा मेहनत करने की कोशिश कर रही हूं। आखिर पिछले महीने के प्रोजेक्ट में गलती जो हुई थी। ये सुनकर प्रेसिडेंट ने एक शब्द भी नहीं कहा। वो बस पीछे मुड़े और वापस अंदर चले गए। उस ठंडे और पहुंच से दूर इंसान को जाते हुए देख मैंने एक शरारती मुस्कान दी। हनी, क्या तुम्हारी छुट्टी हो गई? मैंने अपने ऑनलाइन क्रश यानी प्रेसिडेंट को मैसेज किया। जवाब तुरंत वापस आया कि बस ऑफिस से निकल ही रहा हूं, कुछ खाने जा रहा हूं, मैं एक गुड बॉय हूं ना। उन्हें इस प्यारे लहजे में बात करते देख मुझे हल्की सी गिल्ट महसूस हुई। यकीन करना मुश्किल था कि वो और ये इंसानी बर्फ का पहाड़ एक ही शख्स है। बहुत अच्छे लड़के हो, ये लो तुम्हारे लिए एक किस। मैंने अपनी वर्क यूनिफॉर्म छुपाते हुए जल्दी से अपने होठों की एक सेल्फी ली और भेज दी। कितना बोल्ड कदम था। तभी मेरे बॉस का मैसेज आया कि वैसे हमें एक दूसरे को जानते हुए काफी समय हो गया है, अब मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। मैं सन्न रह गई और मुझे कुछ समझ नहीं आया। क्या वो हमारे डेली ऑनलाइन मजे से खुश नहीं थे? क्या वो अब असल जिंदगी में आमना सामना करना चाहते थे? अभी मिलने का सही वक्त नहीं था। वो अभी मुझे पूरी तरह नहीं जानते थे। तुम बहुत मतलबी हो, हम एक दूसरे को जानते ही नहीं है, जबकि मैंने तुम्हें अपना हर रूप दिखा दिया है। किस्मत अच्छी थी कि उन्होंने मिलने के लिए ज्यादा जोर नहीं दिया। क्लाइंट का प्रपोजल तैयार करना और साथ ही अपने बॉस के साथ फ्लर्ट करना, ये बहुत ही अजीब एहसास था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी वापस आ जाएंगे। वो मुझसे बिना बात किए सीधा अपने ऑफिस के अंदर चले गए। हनी, मुझे माफ करना, उनका अगला मैसेज आया। मैं वो लॉन्जरी ऑफिस में ही भूल गया था जो तुम्हें पसंद है। मुझे ब्लैक वाला सेट नहीं मिला, सिर्फ पर्पल मिला है। क्या तुम्हें ये पसंद है? तभी मेरी स्क्रीन पर एक फोटो आई। मैंने उसे जूम किया और घबराहट में मेरा ड्रिंक मुंह से बाहर आते आते बचा। ये सिर्फ एक नाइट गाउन नहीं था, ये लगभग एक हार्नेस जैसा था। कुछ खास हिस्सों को छोड़कर ये सब कुछ बयान कर रहा था। मैंने अपना सिर झटकते हुए खुद से कहा कि मैं इसके बारे में और नहीं सोच सकती। मैंने खुद को शांत किया और काम पर ध्यान लगाने की कोशिश की। उनका मैसेज आया कि मैं अभी ऑफिस में ही हूँ। बाहर एम्प्लॉइज ओवरटाइम कर रहे हैं, इसलिए मैं आज तुमसे फोन पर बात नहीं कर सकता। कितना बोरिंग है। मुझे देर तक काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये मैसेज देखकर मेरा खून खौल गया। हम दोनों एक ही तो हैं, फिर असल जिंदगी में मेरे साथ इतना अलग बर्ताव क्यों? मेरे दिमाग में एक शरारती आइडिया आया और मैंने मुस्कुराते हुए टाइप किया, याद है तुमने उस दिन क्या कहा था कि मैं जो कहूंगी तुम वही करोगे? अपने ऑफिस के अंदर सीईओ ने जैसे ही ये मैसेज देखा, उनके गाल लाल हो गए। मेरा पहला ऑर्डर ये है कि वो पर्पल लॉन्जरी पहनो, ऊपर से एक कोट डालो और अपने एम्प्लॉय को बाहर खाना खिलाने ले जाओ। मैसेज भेजते ही मैंने अपना फोन अलग रख दिया ताकि मैं प्रोफेशनल दिख सकूं, पर मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या इसे वाकई रोल प्ले माना जा सकता है? मुझे नहीं लगता कि यह अच्छा आइडिया है, खासकर तब जब मैं उस एम्प्लॉय को ठीक से जानता भी नहीं। क्या होगा अगर उसने मुझे गलती से देख लिया तो? क्या तुम वही नहीं थे जिसने कहा था कि तुम्हें कुछ एक्साइटिंग चाहिए? शायद हमें इसे यहीं छोड़ देना चाहिए। सच कहूं तो मैं भी हैरान थी जब मुझे पता चला कि मेरे इस ऑनलाइन पार्टनर का स्वभाव थोड़ा दबकर रहने वाला है। ये जानकर कि वो असल में सीईओ हैं, मेरा इरादा उन्हें अपने इशारों पर नचाने का और भी पक्का हो गया। ठीक है, मैं समझ गया। उनका रिप्लाई आया, नाराज मत हो।
मैसेज मिलते ही मैंने अपना कंप्यूटर बंद कर दिया। जल्द ही पूरे ऑफिस में एक गहरा सन्नाटा छा गया। मैंने कान लगाकर सुना तो सीईओ के ऑफिस से कुछ सरसराहट की आवाज आ रही थी। मेरा मन कर रहा था कि अभी अंदर घुस जाऊं, पर मैंने खुद को रोका। जब सन्नाटा पूरी तरह छा गया तो मैं खड़ी हुई और घर जाने का नाटक करने लगी। तभी ठीक समय पर सीईओ अपने ऑफिस से बाहर निकले। मैंने अपनी तिरछी नजरों से उन्हें देखा। उन्होंने सच में एक लंबा कोट पहना हुआ था जिसके नीचे पर्पल लेस की वो पतली परत छिपी थी। मुझे एक अजीब सी एक्साइटमेंट महसूस हुई। मैंने जोर से कहा कि सीईओ सर, मैंने आज का लगभग सारा काम खत्म कर लिया है, अब मैं निकल रही हूं। तभी उन्होंने मुझे वहीं रोक लिया। मैंने अनजान बनते हुए उनकी तरफ बड़े कौतूहल से देखा। रात काफी हो गई है और मैंने अभी तक कुछ खाया नहीं है, मेरे साथ डिनर पर चलो। जब उन्होंने ये शब्द कहे तो मैं लगभग उनके दांत पीसने की आवाज सुन सकती थी। मैंने ऐसे नाटक किया जैसे मैं बहुत ज्यादा घबराई हुई हूं और हाथ हिलाते हुए उन्हें मना करने लगी। अरे नहीं सर, आप बहुत दयालु है, पर मैं तो बस अपना काम कर रही हूं, मैं घर जाकर ही कुछ खा लूंगी। बकवास बंद करो, अगर तुम नहीं आई तो कल काम पर आने की जरूरत नहीं है। उन्होंने मुझे मना करने का मौका ही नहीं दिया और मुड़कर चलने लगे। तभी मेरे फोन पर एक नया मैसेज आया। हनी, मैं उसे खाने के लिए कहाँ ले जाऊं? मैंने पहले कभी किसी को इनवाइट नहीं किया है। मैं अपने आगे चलते हुए सीईओ को देख रही थी जिनका शरीर एकदम सख्त और फॉर्मल था। ये सब इतना प्यारा था कि मुझे लगभग हंसी आ गई। मैंने वापस टाइप किया कि अपनी एम्प्लॉय से ही क्यों नहीं पूछ लेते, उसकी राय लेना एक अच्छा आइडिया हो सकता है। मैं बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर तक उनके पीछे पीछे गई। जब तक हम उनकी कार तक नहीं पहुंचे मैं उनके पीछे ही चलती रही। प्रेसिडेंट सर, इनविटेशन के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं वादा करती हूं कि अब से कंपनी के लिए और भी ज्यादा मेहनत करूंगी। तुम क्या खाना चाहती हो? उन्होंने मेरी बात काटते हुए ठंडी और तीखी आवाज में पूछा। मुझे थोड़ी चिढ़ हुई ये जानकर कि वो अपना नरम पक्ष सिर्फ मेरी ऑनलाइन पहचान को दिखाते हैं, जबकि असल जिंदगी वाली मैं उनके जूते चमकाने के लायक भी नहीं हूं। मेरे दिमाग में एक छोटा सा प्रैंक करने का आइडिया आया। चलिए स्पाइसी हॉट पॉट खाने चलते हैं। इस मौसम में पसीना बहाना और फिर नहाना सबसे बेस्ट फीलिंग है। हॉट पॉट का नाम सुनते ही सीईओ हिचकिचाए। उनका रिएक्शन देखते ही मैंने आग में घी डालने का फैसला किया। वैसे क्या हमें किसी सस्ती जगह चलना चाहिए? क्या इसके लिए हॉट पॉट थोड़ा ज्यादा महंगा नहीं होगा? जैसे ही मैंने अपनी बात खत्म की, सीईओ ने झटके से अपना सिर घुमाया और मुझे घूर कर देखा। बिना एक शब्द कहे उन्होंने एक्सीलरेटर पर पैर रख दिया। उन्होंने गाड़ी इतनी तेज भगाई कि कार रॉकेट की तरह आगे बढ़ी। पूरे रास्ते हमने बात नहीं की और मैं तिरछी नजरों से उनका सपाट चेहरा देखती रही। साफ था कि मैंने उनकी दुखती रग पर हाथ डाल दिया था। अंदर ही अंदर मैं ठहाके मार रही थी। चलो देखते हैं, कब तक तुम ऐसे बड़े और महान बनने का नाटक करते हो? कब तक जताते हो कि तुम इन सब चीजों से ऊपर हो? बस देखते जाओ, मेरा प्यार का ये मिशन तो आज बस शुरू ही हुआ था। मेरे बताए हुए रास्ते पर चलते हुए प्रेसिडेंट जल्द ही पास के एक मशहूर हॉट पॉट स्पॉट पर पहुंच गए। उन्होंने कार से बाहर कदम रखा और देखा कि जगह पूरी तरह भरी हुई थी और हवा में मसालों की तीखी खुशबू घुली हुई थी। प्रेसिडेंट हिचकिचाए और काफी देर तक बिना हिले डुले एंट्रेंस पर ही खड़े रहे। मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अंदर चली गई, खिड़की के पास वाली एक सीट पकड़ी और मेन्यू से ऑर्डर करना शुरू कर दिया। करीब 10 मिनट बीत जाने के बाद आखिरकार उन्होंने कदम बढ़ाया। प्रेसिडेंट बड़ी सावधानी से अंदर आए और मेरे सामने बैठ गए। उन्हें देखकर लग रहा था कि वो बस वहां से भागना चाहते हैं। बॉस, देखिए यहाँ कितनी गर्मी है, क्या आप सच में ये भारी कोट पहनकर ही रखेंगे? क्यों ना आप इसे उतार दें और थोड़ी देर चैन से बैठें? ये कहते ही मैंने अपनी वर्क यूनिफॉर्म उतार दी। मैंने नीचे हाफ स्लीव वाली टी शर्ट पहनी हुई थी। प्रेसिडेंट ने एक शब्द भी नहीं कहा, वो बस मुझे घूरते रहे। लेकिन जैसे ही उनकी नजर मेरी टी शर्ट पर पड़ी वो सदमे में जम गए। मैंने उनके चेहरे के अजीब हाव भाव देखे और खुद को नीचे देखा। अगले ही पल मुझे पैनिक होने लगा। ये बिल्कुल वही टी शर्ट थी जो मैंने हमारी वीडियो कॉल के दौरान पहनी थी। क्या मैं अभी इसी वक्त पकड़ी जाने वाली थी? प्रेसिडेंट ने आखिरकार ठंडे लहजे में जवाब दिया कि समझदार हो। उन्होंने नीचे देखा और अपना फोन चलाने लगे। मैंने राहत की एक लंबी सांस ली। अचानक मेरी स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आया। हनी, मेरी कंपनी की एक एम्प्लॉई ने बिल्कुल तुम्हारे जैसे कपड़े पहने हैं, लेकिन जाहिर है मेरी डार्लिंग उन कपड़ों में कहीं ज्यादा अच्छी लगती है। मैं वो मैसेज देखकर पूरी तरह अवाक रह गई। मुझे लगता है कि प्यार सच में इंसान को अंधा बना देता है, फिर चाहे वो कोई भी हो। मैंने हिम्मत जुटाई और रिप्लाई भेजा, क्या आपको नहीं लगता कि वो मेरे जैसी दिखती है? ये कैसे मुमकिन है? मेरे दिल में तुम सबसे बेस्ट हो बेबी। तुम चाहे जो भी पहनो, कोई भी तुम्हारी तरह सुंदर नहीं दिख सकता। हम वहां खामोशी से बैठे रहे, दोनों ही अपने फोन को घूर रहे थे और वेटर हमें बड़ी अजीब नजरों
से देख रहा था। उस पल मुझे बहुत अजीब और थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मैं पानी का एक घूंट पी ही रही थी कि तभी मैंने वो मैसेज देखा और सारा पानी बाहर थूक दिया। मैं बुरी तरह खांसने लगी और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं अभी बेहोश हो जाऊंगी। मेरी इस हरकत ने तुरंत सीईओ का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। मैंने हकलाते हुए माफी तो मांग ली, पर अंदर ही अंदर में चकरा रही थी। उस लड़की के बात करने का तरीका हर पल और भी बोल्ड होता जा रहा था। पब्लिक में ऐसे भड़काऊ मैसेज भेजना पक्का उसमें दबकर रहने वाली टेंडेंसी थी। जल्द ही खाना सर्व हुआ और टेबल पर लग गया। मैंने अपना फोन अलग रखा और खाने पर ऐसे टूट पड़ी जैसे सदियों से भूखी हूँ। सीईओ ने बिना रिप्लाई दिए अपनी ऑनलाइन डेट की प्रोफाइल को आखिरी बार देखा और फिर फोन रखकर खाना शुरू किया। जैसे जैसे वक्त बीता हमारे आसपास का टेम्परेचर बढ़ता ही गया। हाफ स्लीव टी शर्ट में होने के बावजूद मुझे पसीना आने लगा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि उस भारी ओवरकोट में सीईओ का क्या हाल हो रहा होगा। मैं जरा ताजी हवा खाने बाहर जा रहा हूँ, तुम खाती रहो, वो बुदबुदाए। बिना एक शब्द और कहे वो लगभग भागते हुए उस हॉट पॉट रेस्टोरेंट से बाहर निकल गए। मैंने खिड़की के शीशे से उन्हें देखा। वो बेताबी से अपनी जैकेट से हवा कर रहे थे ताकि ठंडी हवा उनके शरीर को छू सके। तब जाकर उन्हें थोड़ा सुकून मिला। तभी अचानक वहां कुछ गुंडे आ धमके। तुम साले कहां से टपक पड़े? मेरा और मेरे लड़कों का मूड खराब मत करो, वरना बाकी की जिंदगी हॉस्पिटल के बेड पर सड़ते हुए बिताओगे। मुझे भी अब गुस्सा आने लगा था। जिस सीईओ को मैं यहाँ लेकर आई थी उसे इन जैसे लोगों के हाथ कैसे लगने दे सकती थी? वो मेरी औरत है, तुम उसे हाथ भी नहीं लगा सकते। मैंने सीईओ की तरफ देखा और वो सच में मुझे घूर रहे थे। मैं भी पीछे नहीं हटी और उन्हें वैसे ही घूर कर जवाब दिया। मैं तुम्हारी जान बचा रही हूँ और तुम फिर भी मुझे ऐसे देख रहे हो। मुझे उनका ये एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैंने हाथ बढ़ाकर उनके पीछे एक और जोर का थप्पड़ जड़ दिया। मैं बता रहा हूँ बच्चे, जो हमें दिखता है वो हमारा होता है। बीच में मत पड़, वरना हम तुम्हें तमीज का वो सबक सिखाएंगे जो तुम कभी नहीं भूलोगे। उन तीनों ने बात करना बंद किया और शराब के नशे में उसे जबरदस्ती पकड़ने के लिए आगे बढ़े। मैंने एक सेकंड की भी देरी नहीं की और सीईओ को धक्का देकर अपने पीछे छिपा लिया। मैंने उस गंजे आदमी का हाथ पकड़ा और अपनी पूरी ताकत से उसे मरोड़ दिया। उसके मुंह से तुरंत एक ऐसी चीख निकली जैसे किसी जानवर को कसाई काट रहा हो। अगर तुम दोनों में से कोई भी एक कदम और आगे बढ़ा तो मैं गारंटी देती हूँ कि इसका हाथ टूट जाएगा। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। ओए हिलना मत, वरना मेरा हाथ टूट जाएगा। अगली बार जब नशा चढ़े तो सीधा घर जाकर सो जाना। अगर ऐसे ही बदतमीजी करते रहे तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैं पक्का कर दूंगी कि तुम्हारी सिर्फ इज्जत ही नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ दांव पर लग जाए। मैंने उन तीनों को बेइज्जत होकर वहां से भागते हुए देखा। मैंने एक शरारती मुस्कान के साथ सीईओ की तरफ देखा आपने, अगर आज मैं यहां नहीं होती तो आप बड़ी मुसीबत में पड़ जाती। बाहर खतरा बहुत है, इसलिए आपको इस बारे में सोचना चाहिए। शायद मेरी सैलरी बढ़ा दें या ऐसा ही कुछ। सच कहूं तो इस वक्त मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। मुझे हल्का सा नशा चढ़ रहा था, इसलिए मैं गुड नाइट कहने के लिए आगे बढ़ी। मैंने बड़े आराम से अपना हाथ सीईओ के कंधे पर रखा, लेकिन अगले ही पल पूरी दुनिया घूम गई। जब मुझे होश आया तो मैं जमीन पर चित पड़ी थी और सीईओ मेरे ऊपर चढ़े हुए थे। उन्होंने मुझे एक परफेक्ट सबमिशन होल्ड में जकड़ रखा था और मैं पूरी तरह लॉक हो चुकी थी। मेरा एक हाथ मेरी पीठ के पीछे फंसा हुआ था। मैंने अपने खाली हाथ से जमीन थपथपाना शुरू किया, पर सीईओ का मुझे छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। सिस्टर, क्या आपको कुंफू आता है? आपने पहले कभी बताया नहीं। रुकिए, क्या ये एक बड़ी गलतफहमी नहीं है? क्या ये इसलिए है क्योंकि मैंने आपकी पीठ पर 2 बार थप्पड़ मारे थे? हार मानकर मुझे झुकना ही पड़ा। देखिए, वो कोई नॉर्मल सिचुएशन नहीं थी। वो 3 लोग थे और बहुत बदमिजाज थे। मुझे बस डर था कि आपको चोट न लग जाए। मैं तो बस चाहती थी कि आप थोड़े शांत हो जाएं, लेकिन सीईओ मेरी सफाई सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं थे। मेरे हाथ पर उनकी पकड़ का प्रेशर और बढ़ने लगा। बॉस प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, बहुत दर्द हो रहा है। हिलने की कोशिश करना और फिर भी दबे रहना अब बर्दाश्त से बाहर था। ये औरत सच में बहुत टफ है। तुम अपनी हद पार कर रही हो, वो फुसफुसाए। याद रखो कि तुम सिर्फ एक एम्प्लॉई हो। मैं पलटकर जवाब देने ही वाली थी कि तभी मुझे एहसास हुआ कि हम एक बहुत ही अजीब पोजीशन में एक दूसरे से चिपके हुए हैं और मेरे एंगल से मुझे कुछ ऐसी चीजें दिख रही थी जो मुझे यकीनन नहीं देखनी चाहिए थी। बॉस, तो आपको पर्पल कलर पसंद है? आपको पता है ना कि मेरी जबान थोड़ी तेज है। मैंने उनकी तरफ देखा और सच कहूं तो मैं खुद को ये बोलने से रोक नहीं पाई। एक पल के लिए सब ठीक था, पर फिर सीईओ एकदम हैरान रह गई। तभी उन्हें एहसास हुआ कि मेरी नजरें असल में कहां जा रही थी। आधे घंटे बाद मैं अपनी गर्दन से छाता लटकाए बहुत बुरी हालत में चल रही थी। गुस्से में पैर पटकते हुए मैं आग बबूला दिख रही थी। देखा, मैंने क्या कहा था, जल्दबाजी शैतान का काम है। वाकई ये शैतान का ही काम है। अब सब कुछ बढ़िया हो गया है। आपकी सबसे काबिल एम्प्लॉई ने आधिकारिक तौर पर अपनी नौकरी खो दी है। ठीक है, फिर कल से काम पर आने की जरूरत नहीं है, तुम फायर की जाती हो। भले ही सीईओ ने ये शब्द जोर से कहे थे, पर मैं उनकी आंखों में पछतावे की एक झलक देख सकती थी। ये देखकर मैंने एक प्यारी सी मुस्कान दी, उनके करीब गई और सीधा उनकी आंखों में देखा। लोग कहते हैं कि आप अपने एम्प्लॉयज के लिए बहुत अच्छी हैं। मुझे नहीं लगता कि आप मुझे इतनी आसानी से फायर कर सकती हैं। वैसे भी मैंने अभी अभी आपकी जान बचाई है।
वो दखल अंदाजी थी, जान बचाना नहीं। वो खड़ी हुई और इमरजेंसी एग्जिट की तरफ बढ़ गई। मैं बस वहीं खड़ी रही और उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान के साथ उन्हें जाते हुए देखती रही। बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा मैंने सोचा था। जब मैंने अपना फोन निकाला तो सीईओ का एक मैसेज पहले से ही मेरा इंतजार कर रहा था। हनी, मुझे माफ करना, मैं आज रात तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी, मुझे यहाँ कुछ बिजनेस के मामले संभालने हैं। सीईओ का रिप्लाई लगभग तुरंत आया कि क्या हुआ। जैसे ही मैंने टाइप करना शुरू किया, मेरी नजर अपने पट्टी बंधे हुए बाएं हाथ पर पड़ी। मैंने हार मानकर एक मुस्कान दी। नहीं, कंपनी के कुछ प्रोजेक्ट्स में दिक्कत आ गई है जिन्हें ठीक करना जरूरी है। मैं आज रात बहुत बिजी रहूंगी, इसलिए मेरा इंतजार मत करना। अगली बार मैं पक्का इसकी भरपाई कर दूंगी। अंदर ही अंदर मैं शिकायत करना बंद नहीं कर पा रही थी। मेरे टूटे हुए हाथ के बारे में एक शब्द नहीं कहा, एक भी नहीं, और ऊपर से ये कंपनी प्रोजेक्ट्स। ठीक है, अपने उदास चेहरे के बावजूद मैंने एक कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ बात की। मैंने तुरंत अपनी हंसी रोकी और सिर हिलाकर इशारा किया कि सब ठीक है। तुम कहाँ रहती हो? मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। जब तक तुम्हारा हाथ ठीक नहीं हो जाता तुम पेड लीव पर रहोगी। सीईओ मुड़ी और मुझे बोलने का एक भी मौका दिए बिना वहां से चलने लगी। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए मैं उनके पीछे पीछे हॉस्पिटल से बाहर आई और कार में बैठ गई। अपना पता बताओ, मैं तुम्हें छोड़ने जा रहा हूं। ऐसा लग रहा था जैसे सीईओ को मुझसे बात करने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। शायद इसलिए क्योंकि मेरी मौजूदगी की वजह से वो आज रात अपनी ऑनलाइन डेट से बात नहीं कर पा रहे थे और वो सारा गुस्सा मुझ पर निकाल रहे थे। मैंने अपनी पैंट की जेब में हाथ डाला और बेबसी भरे चेहरे के साथ उनकी तरफ देखा। आई एम सॉरी सर, वो खो गई है। शायद उन गुंडों से लड़ते वक्त गिर गई होगी, या शायद तब जब आप मेरे ऊपर चढ़े हुए थे। अब मैं वापस नहीं जा सकती। जैसे ही उन्होंने मेरे मुंह से ये सुना कि वो मेरे ऊपर चढ़े हुए थे, सीईओ का चेहरा शर्म से एकदम लाल हो गया। फिर उन्होंने मुझे बहुत ही खतरनाक नजरों से देखा। अगले ही पल उन्होंने मेरा वो हाथ पकड़ लिया जिस पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। अगर तुमने दोबारा मेरे सामने इस बात का जिक्र करने की हिम्मत की तो मैं पक्का कर दूंगी कि ये फ्रैक्चर और भी बुरा हो जाए, समझी? अपने बॉस की वो गुस्से भरी नजर देखकर मेरा हलक सूख गया। मैंने तुरंत सिर हिलाकर हां कह दिया। सीईओ ने अपना हाथ पीछे खींचा और कुछ देर सोचा। मैं तुम्हें एक होटल ले चलता हूं, तुम वहीं आराम करना और सारा खर्च मैं उठाऊंगा। नहीं, बहुत दर्द हो रहा है। मैंने अपना हाथ पकड़ लिया और सोचा कि अभी अकेले कुछ भी करना नामुमकिन है, खासकर होटल में जहां देखभाल करने वाला कोई ना हो। जब मैंने सुना कि सीईओ मुझे होटल में छोड़ना चाहते हैं तो मैंने सबसे पहले मना किया। अगर मैं होटल के कमरे में कैद हो गई तो इस सिचुएशन का फायदा कैसे उठा पाऊंगी? इसलिए मैंने थोड़ा नखरा करना शुरू किया और उन्हें याद दिलाया कि मैंने पूरी रात उनकी मदद की है। क्या आप सच में मुझे होटल में अकेला छोड़ देंगे? मेरी नेकी का तो कोई सिला ही नहीं मिल रहा। ठीक है, तुम मेरे घर चल रही हो। मैं कल सुबह ताला खोलने वाले को फोन कर दूंगा। जैसे ही तुम्हारे घर का दरवाजा ठीक होगा तुम बाहर जाओगी। मुझे और परेशान मत करना। आखिरकार मेरी इतनी मिन्नतें सुनने के बाद सीईओ और बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन्होंने मुझे एक रात के लिए अपने घर ले जाने का फैसला किया। भले ही ये वैसा रिजल्ट नहीं था जैसा मैं चाहती थी। मेरा असली प्लान तो ठीक होने तक उनके घर में जमने का था, पर यह भी चलेगा। कम से कम मुझे प्रेसिडेंट का प्राइवेट बेडरूम तो देखने को मिलेगा। शायद मैं पूरी कंपनी में ऐसी पहली इंसान हूं जिसे यह मौका मिला है। मैं बहुत संतुष्ट थी, जबकि सीईओ गुस्से में गाड़ी चला रहे थे और मैं पैसेंजर सीट पर आराम से बैठी थी। जल्द ही वो एक लग्जरी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के अंदर पहुंचे। मैंने वहां के माहौल को देखा तो दंग रह गई। रात के वक्त भी वहां का नजारा किसी शाही विला जैसा लग रहा था। वहां हरी भरी पहाड़ियां और कांच जैसा साफ पानी था। मैं बस अपना मुंह खोलकर उसे देखती रही। सीईओ ने मेरा चेहरा देखा, फिर पीछे मुड़कर मुझे एक जोर का झटका दिया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचते हुए ले जाने लगे। उनकी नजर में मैं बहुत ही शर्मिंदा करने वाली हरकतें कर रही थी। अरे लू, क्या वो खूबसूरत और पत्थर दिल प्रेसिडेंट शाओकू नहीं थी? मैंने आज तक उन्हें किसी बाहरी इंसान को घर लाते नहीं देखा। अब मुझे किसी बात पर हैरानी नहीं होती। हर किसी को कभी न कभी साथ की जरूरत पड़ती ही है, पर वो बच्ची तो एकदम बेहाल दिख रही है। सीईओ मुझे घसीटते हुए एंट्रेंस की तरफ ले जाते रहे। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि सिक्योरिटी गार्ड्स पीछे हमारे बारे में गपशप शुरू कर चुके थे। जब हम लिफ्ट तक पहुंचे तो सीईओ ने राहत की सांस ली कि उन्हें कोई जान पहचान वाला नहीं मिला। अगर कोई उन्हें इस हाल में किसी के साथ देख लेता तो न जाने क्या बातें बनती। तभी सीईओ को एहसास हुआ कि उन्होंने अभी भी मेरा हाथ मजबूती से पकड़ रखा है। मैंने उनकी तरफ देखा और धीरे से कहा कि कोई बात नहीं, अगर आप मेरा फायदा उठाना चाहते हैं तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। मैंने उन्हें एक शरारती और तिरछी नजर से देखा। यह साफ था कि अगर उन्हें मेरी हालत पर थोड़ा भी पछतावा नहीं होता तो अब तक उन्होंने मेरे चेहरे पर एक थप्पड़ जड़ दिया होता। मैंने देखा कि सीईओ ने मेन दरवाजा खोलने के लिए चाबियां निकाली। मेरा दिल एक्साइटमेंट के मारे सीने में जोर जोर से धड़क रहा था। आखिरकार मैं वो पहला मर्द बनने वाली थी जिसने उनके इस प्राइवेट ठिकाने में कदम रखा था। जैसे ही लाइट जली मैं वहां एकदम सुन्न खड़ी रह गई। मैंने सीईओ के उस बड़े से घर के एक एक कोने को स्कैन किया। किसने सोचा था कि उनकी पसंद और घर की सजावट मेरे दादाजी के जमाने जैसी पुरानी होगी।
वो इस विशाल घर में बिल्कुल अकेली रहती हैं, फिर भी यहाँ का स्टाइल बहुत ही साधारण और मिनिमलिस्ट है। क्या ये किसी बड़ी पब्लिक कंपनी के सीईओ का घर है? बुनियादी फर्नीचर के अलावा वहां और कुछ भी नहीं था। किसी पर्सनल टच की कमी की वजह से वो पूरी जगह बहुत ठंडी और खाली महसूस हो रही थी। पहली मंजिल पर बाईं तरफ वाला वो कमरा जो बाथरूम के पास है, तुम आज रात वहीं रहोगी, उन्होंने हुक्म दिया। और खबरदार जो तुमने अपनी हद पार करने की कोशिश की, अगर मैंने तुम्हें उन सीढ़ियों पर चढ़ते हुए पकड़ लिया तो फिर पुलिस बुलाने और तुम्हें यहां से घसीट कर बाहर निकलवाने के लिए मुझे दोष मत देना। सीईओ ने ऊपर वाले बाथरूम की तरफ जाने से पहले कुछ और कड़े रूल समझा दिए। घर में पानी चलने की आवाज गूंजने लगी तो मैं लिविंग रूम के सोफे पर बैठ गई और आसपास देखने लगी। पूरा घर ठंडे और मिनिमलिस्ट ब्लैक एंड व्हाइट थीम से सजा था। कमरे में जान डालने के लिए वहां एक पौधा तक नहीं था। वो एक जवान औरत है, कम से कम लिविंग रूम में थोड़े गुलाबी रंग या कुछ सजावट की उम्मीद तो की ही जा सकती थी। इस जगह को देखकर मुझे सच में उनके लिए थोड़ा बुरा लगने लगा। असल दुनिया में वो एक पावरफुल सीईओ हैं, जिन्हें हर चीज कंट्रोल में रखनी पड़ती है, लेकिन ऑनलाइन वो बस एक मासूम लड़की हैं जो अपनी रोज की परेशानियां मुझसे शेयर करती हैं। तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया, मैं उन्हें बदलना चाहती थी। मैं उस जिंदा दिल और खुश मिजाज लड़की को पूरी तरह बाहर लाना चाहती थी जिसे उन्होंने कहीं छुपा रखा है। अचानक मेरे पेट से भूख के मारे बहुत जोर की आवाज आई। मैंने शुरू में हॉटपॉट खाने का प्लान बनाया था, पर तब से अब तक इतना ड्रामा हो चुका था कि मैं अब सच में भूख से मरी जा रही थी। मैं उठकर किचन में कुछ खाने के लिए ढूंढने ही वाली थी, पर मुझे एहसास हुआ कि मैं पहले उन्हें देखना चाहती हूँ, अपनी उस ऑनलाइन डेट को असलियत में देखना चाहती हूँ। मैंने पूरे 1 घंटे तक अपनी भूख बर्दाश्त की और उनके शावर खत्म करने का इंतजार किया। आखिरकार सीईओ बाहर आईं। उन्होंने मुझे सोफे पर बेहाल पड़े देखा और पूछा कि तुम अभी तक बिस्तर पर क्यों नहीं गई? मुझे बहुत भूख लगी है, इतनी भूख कि मैं सोने के बारे में सोच भी नहीं सकती। सीईओ ने मेरी तरफ देखा और उनके चेहरे पर बेबसी के भाव थे। वो नीचे आईं और फ्रिज से ठंडे दूध का एक कार्टन निकाला। उन्होंने आह भरते हुए उसे मेरी तरफ बढ़ाया। ये लो, इसे पियो और आराम करो, उन्होंने हल्के लाल चेहरे के साथ कहा। मैं कल सुबह तुम्हें वापस तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। मैंने उस दूध की तरफ देखा और फिर वापस उनकी ओर। बॉस, सिर्फ इतना? हम दोनों में से किसी ने डिनर नहीं किया है। आप सिर्फ मेरे साथ ही नहीं बल्कि खुद के साथ भी ज्यादती कर रही हैं। उनका चेहरा उतर गया और मैं बता सकती थी कि वो खुद को बड़ी मुश्किल से काबू कर रही थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनका मन मुझे गला घोटकर मार डालने का हो रहा है। इसके बजाय वो मुड़ी और फ्रिज का दरवाजा झटके से खोल दिया। उन्होंने एक ही बार में वो सारी चीजें बाहर निकाल ली जो उन्हें वहां मिली। आखिरकार उन्होंने स्टोव जलाया और पानी का एक बर्तन उबलने के लिए रख दिया। मैं पीछे झुककर बैठ गई और एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। मैं बस उस ताकतवर सीईओ के किचन में मेरे लिए बिजी होने की आवाजें सुन रही थी। मैं सोचने लगी कि हम अपने होने वाले बच्चों का नाम क्या रखेंगे। मजेदार बात तो यह है कि इस मोड़ तक हम में से किसी ने एक दूसरे को अपना असली नाम तक नहीं बताया था। मैं अपने बच्चे के प्राइमरी स्कूल जाने के सपने देख ही रही थी कि तभी एक गंध मुझे महसूस हुई। कुछ जलने की महक थी। मैं उछलकर खड़ी हुई और उनकी तरफ देखा। वो वहां खड़ी जली हुई नूडल्स को सीधा कचरे के डिब्बे में डाल रही थी। फिर उन्होंने बर्तन को रगड़कर साफ करना शुरू कर दिया। सीईओ एक बिजी औरत है, जाहिर है कि वो अक्सर खाना नहीं बनाती। जब आप नर्वस हो तो गलतियां होना नॉर्मल है, कम से कम मैंने खुद को यही समझाया। लेकिन फिर मैंने देखा कि उन्होंने बिना धुली हुई कुछ सब्जियां उठाई। उन्होंने बस उन्हें बीच से तोड़ा और सीधा बर्तन में डाल दिया। जब पानी आखिरकार उबलने लगा तो उन्होंने मुट्ठी भर नूडल्स उठाए और बिना कुछ सोचे समझे अंदर फेंक दिए। मैंने पॉजिटिव रहने की कोशिश की, खुद से कहा कि शायद उन्होंने सब्जियां फ्रिज में रखने से पहले धो ली होंगी, पर तभी मैंने उन्हें अंडे फोड़ते देखा। अंडे के छिलके का आधा हिस्सा बर्तन में ही गिर गया और उन्हें कोई फर्क तक नहीं पड़ा। मैं लगभग सोफे से कूद पड़ी। ये औरत पक्का मुझे जहर देने की कोशिश कर रही थी। मैं वहां बस बैठी नहीं रह सकती थी, उन्हें ऐसे काम करते हुए और नहीं देख सकती थी। बॉस, क्यों ना आप ये मुझ पर छोड़ दें? मैं देख सकती हूं कि आपकी प्रैक्टिस थोड़ी छूट गई है। मैंने सही शब्दों के लिए अपना दिमाग दौड़ाया और उनकी गरिमा बनाए रखने के लिए प्रैक्टिस शब्द का इस्तेमाल किया। बस मुझे एक पल के लिए ये संभालने दीजिए, एक बार और कोशिश करने दीजिए, अगली बार पक्का कोई दिक्कत नहीं होगी। उसी पल मुझे सच्चाई समझ आ गई। बात ये नहीं थी कि उनकी प्रैक्टिस छूट गई है, बल्कि सच तो ये था कि उन्हें खाना बनाना आता ही नहीं था। उन्हें ऐसे देखकर मेरे दिल के किसी कोने में उनके लिए हमदर्दी जाग उठी। बॉस,
आप बस आराम कीजिए, मैं ये कर लूंगी। ये कहकर मैंने सीईओ से काम अपने हाथ में ले लिया। मैंने उन्हें धीरे से एक तरफ किया ताकि वो जाकर रिलैक्स कर सकें। मेरे मन में उनके लिए बुरा भी लग रहा था। आखिर उन्होंने मेरी इतनी मदद की थी। वो अपने लिए कुछ भी करने की आदी नहीं थी, फिर भी वो यहाँ मेरे लिए खाना बनाने की कोशिश कर रही थी। पर दूसरी तरफ मुझे बहुत तेज भूख लगी थी, इसलिए मैं पूरी महारत के साथ काम में जुट गई। मैंने बर्तन को रगड़कर साफ किया और उसमें ताजा पानी भर दिया। जैसे ही पानी उबलने लगा, मैंने बड़ी सावधानी से काम किया। मैंने सारी चीजें सीधे बर्तन में डाल दी और साथ ही सब्जियों को अच्छी तरह धोना शुरू किया। सीईओ पूरे समय ठीक मेरे पीछे बैठी थीं। वो मुझे उन किचन टूल्स को इतनी आसानी से चलाते हुए देख रही थीं जिन पर वो खुद काबू नहीं पा सकीं। वो एकदम दंग रह गईं। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे हाथों में खाना बनाना इतना आसान लग सकता है। मेरा ध्यान इस पर भी नहीं गया कि सीईओ मुझे एकटक घूर रही हैं। मैं बस तेजी से अपना काम करती रही। मैंने 2 अंडे सीधे बर्तन में फोड़े और उबलते पानी को देखते हुए गिनती शुरू की। ठीक 10 सेकंड बाद मैंने उन्हें बाहर निकाल लिया। मैंने अंडों को पके हुए नूडल्स के ऊपर बड़े प्यार से रखा और फिर चॉपस्टिक से उन्हें धीरे से छेड़ा। अंडों की जर्दी बीच से बाहर निकलने लगी। आखिर में मैंने तिल की कुछ बूंदें डाली और तुरंत ही उसकी सौंधी खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। क्या आपको भूख लगी है? इसे ट्राई कीजिए। मैं अक्सर अपने लिए खाना बनाती हूँ, इसलिए मुझे खुद पर पूरा कॉन्फिडेंस है। मुझे किचन में अच्छी तरह पता होता है कि क्या करना है। मैंने चॉपस्टिक्स और बाउल उठाया और नूडल्स को सीधा सीईओ के सामने रख दिया। वो वेजिटेरियन नूडल्स मेरी वजह से एकदम साफ और चमकते हुए दिख रहे थे। ऊपर मौजूद वो बहती हुए जर्दी उस डिश को एक प्रोफेशनल लुक दे रही थी। इस मामूली से नूडल्स के बाउल को उसने एक नए लेवल पर पहुंचा दिया था। मैंने ताजी हरी पत्तियों से गार्निश करके उसे फिनिश किया। प्लेटिंग खत्म करते ही मैंने उनसे बात की। मैंने अपना लंच कॉफी टेबल पर रखा और चॉपस्टिक से एक बड़ा निवाला उठाकर उस पर फूंक मारी। मैंने उसे जल्दी से अपने मुंह में डाला क्योंकि मैं सच में भूख से बेहाल हो रही थी। क्या तुम अक्सर खाना बनाती हो? सीईओ का लहजा अब ठंडा नहीं था, उसमें काफी उत्सुकता थी। हाँ, मैं अक्सर अकेली रहती हूँ। अगर मैं खाना ना बनाऊं तो रोज बाहर से खाना मंगवाना बहुत महंगा पड़ जाएगा। और बात सिर्फ पैसों की नहीं है, बाहर का खाना उतना हाइजेनिक भी नहीं होता। आपको कभी नहीं पता होता कि वो आपके खाने में क्या डाल रहे हैं। खुद का खाना बनाना हमेशा बेहतर होता है। उनके साथ वहां बैठकर मुझे एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। मुझे इतने मजे से खाते देख बॉस भी खुद को रोक नहीं पाई और उन्होंने पानी का एक घूंट पिया। उन्होंने चॉपस्टिक से थोड़ा सा हिस्सा उठाया और उसे चखा। उनकी आंखें तुरंत चमक उठी। काफी समय हो गया था जब उन्होंने इतना स्वादिष्ट कुछ चखा हो। बॉस, जब आपका खाना हो जाए तो आप ऊपर जा सकती हैं। आप जाकर आराम कीजिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। सोने से पहले मैं सब कुछ साफ कर दूंगी। उस पल उनके सामने अपनी बात पर अड़े रहकर मुझे बहुत हिम्मत वाला महसूस हो रहा था। तुम्हारे हाथ का क्या? उन्होंने प्लास्टर चढ़े हुए मेरे बाएं हाथ को देखते हुए पूछा। वो सच में फिक्रमंद लग रही थी और मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वो मेरी परवाह करेंगी। मैं उनकी तरफ मुड़ी और मुस्कुरा दी। कोई बात नहीं, मैं आज पहले ही बहुत मुसीबत खड़ी कर चुकी हूँ। मैं बस खाली बैठकर कुछ ना करूं, ऐसा नहीं हो सकता। खाना खत्म होने के बाद मैं अपनी बात पर अड़ी रही जब तक कि वो मान नहीं गई। आखिरकार सीईओ सोने के लिए अपने कमरे में चली गई। मैंने टेबल से प्लेट्स और बर्तन उठाए और उन्हें सिंक तक ले गई। जैसे ही मैं बर्तन धोकर खत्म कर रही थी, मेरे फोन पर एक मैसेज फ्लैश हुआ। गुड नाइट माय बॉय। अगली सुबह जब सीईओ अपने बेडरूम से बाहर निकली तो उन्होंने किचन में एप्रन पहने एक औरत को काम में बिजी देखा। सुबह 6 बजे से काम करने की वजह से मेरे माथे पर पसीना आ चुका था। आखिरकार ब्रेकफास्ट की एक बड़ी वैरायटी सर्व करने के लिए तैयार थी। तुम ये क्या कर रही हो? उन्होंने पूछा। उनकी कल रात वाली नरमी अब पूरी तरह गायब हो चुकी थी। मैं आपको ब्रेकफास्ट बनाकर दे रही हूँ, मैंने जवाब दिया। ये बड़े प्यार से बनाया गया खाना है, क्योंकि ये तो साफ है कि आपको कुकिंग नहीं आती। आपके पास शायद सुबह खाने का वक्त नहीं होता होगा, इसलिए मैंने ये सब जल्दी से तैयार कर दिया। सीईओ बिना किसी हाव भाव के अपनी कुर्सी पर बैठी मुझे काम करते हुए देखती रहीं। फिर उन्होंने अचानक कहा कि खाना खाने के बाद मैं तुम्हें वापस घर छोड़ दूंगा। अंडा फ्राई करते वक्त मेरा पूरा शरीर एकदम अकड़ गया। तो इसका मतलब मैं यहां नहीं रुक सकती। ठीक है, फिर तकलीफ के लिए शुक्रिया, मैंने कहा। मैंने प्लेट में अंडा निकाला, पीछे मुड़ी और एक मुस्कान के साथ उनके पास गई। सीईओ ने एक शब्द भी नहीं कहा। उन्होंने बस ब्रेड का एक स्लाइस लिया, अंडा रखा और एक निवाला खाया। मैंने तुरंत नोटिस किया कि उनके चेहरे के भाव एकदम हैरानी में बदल गए। क्या तुम्हें घर पर कोई काम नहीं है? उन्होंने पूछा। इस अचानक आए सवाल ने मुझे चौंका दिया और मैं जवाब ढूंढने के लिए संघर्ष करने लगी। कुछ खास नहीं, अगर आपको मेरी जरूरत है तो मैं बस घर से काम कर सकती हूँ, मैंने जवाब दिया। मैं दरअसल कल से ही इस बारे में सोच रही थी, क्योंकि आज ही पार्टी का दिन है। तुम काम की वजह से घायल हुई हो, इसलिए जाहिर है कि मुझे तुम्हारे रहने खाने का खर्च उठाना होगा। वैसे भी मेरे पास खाना बनाने का वक्त नहीं होता। मैं पैसे दूंगा और तुम खाना बनाओगी। इसे मेरी तरफ से तुम्हारे खान पान का बदला चुकाने का तरीका समझो।
सैंडविच चबाते हुए सीईओ का चेहरा पत्थर जैसा ठंडा था, पर मैं उनकी असली बात कैसे नहीं समझती। साफ था कि कल रात के उस नूडल्स के बाउल की वजह से मैंने उनके पेट पर पहले ही कब्जा कर लिया था। ठीक है, जब तक आपने याद नहीं दिलाया मैं लगभग भूल ही गई थी। मेरे हाथ की दवाई, मुझे पट्टियां बदलने में मदद चाहिए होगी, वरना मैं बस यहीं रुकूंगी और कुछ समय के लिए सिरदर्द बनी रहूंगी। क्यों ना मैं आपकी पर्सनल शेफ बन जाऊं? हमारे बीच जल्दी ही अग्रीमेंट हो गया। मैं रुकना चाहती थी और वो भी मुझे वहीं रखना चाहती थी, और वो हर दिन स्वादिष्ट खाना खाना चाहती थी। इस तरह मैं सीईओ के घर पर रुक गई। ब्रेकफास्ट के बाद वो ऑफिस के लिए निकल गई, जबकि मैं पीछे वहीं रुक गई। मैंने पूरा सवेरा सिर्फ एक हाथ से घर की सफाई करने में बिताया। आखिरकार मैं सोफे पर पसर गई और उन्हें एक मैसेज भेजा, हनी गुड मॉर्निंग। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस एक छोटा सा गुड मॉर्निंग लिख दिया। मैं बता सकती थी कि उनके मन में द्वंद्व चल रहा था, जैसे वो किसी को धोखा दे रही हो। उनके पास पहले से ही एक वर्चुअल बॉयफ्रेंड था, फिर भी वो एक असली मर्द को अपने घर में रहने दे रही थी। इन ख्यालों को झटकने के लिए उन्होंने सुबह खुद को काम में डुबो लिया। वो पागलों की तरह काम करती रहीं और खुद को थका दिया। जब उन्होंने आखिरी डॉक्यूमेंट साइन किया तो वो पूरी तरह निढाल हो चुकी थीं। खड़ा होने की हिम्मत जुटाने के लिए उन्हें डेस्क का सहारा लेना पड़ा। हनी, काम बहुत थका देने वाला है, मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा है, उन्होंने मुझे मैसेज किया। सीईओ को खुद भी एहसास नहीं हुआ कि वो कब अपने वर्चुअल पार्टनर से शिकायत करने लगी। जब से मैं उनके घर आई थी, चीजें बदल गई थीं। हमने पूरा दिन ऑनलाइन बात की थी, पर उसमें वैसी मीठी बातें नहीं थीं जैसी अक्सर होती थीं। शायद उन्होंने इस बदलाव को नोटिस नहीं किया, पर मैंने इसे महसूस किया। मैंने रिप्लाई किया कि आपको और एक्सरसाइज करनी चाहिए और इतनी देर तक बैठना बंद करना चाहिए। जब भी खाली वक्त मिले उठकर टहल लिया करो। खैर, लव यू। सीईओ अपने सोफे पर पीछे झुककर बैठ गईं और अपनी दुखती कमर मलने लगी। अचानक उनके दिमाग में कल रात मेरे खाना बनाने वाली इमेज फ्लैश हुई। उस पल उनकी वो परफेक्ट और बर्फीली इमेज पूरी तरह चकनाचूर हो गई। उनकी सारी बहादुरी और जिद मेरे सामने बेकार थी। मैंने अपना फोन उठाया और एक हेल्थ स्पेशलिटी स्टोर पर कॉल किया। मैंने एक हीटिंग पैड वाला लंबर सपोर्ट कुशन ऑर्डर कर दिया। फोन रखकर मैं मुस्कुराई। मैं सोफे पर आराम से पीछे की ओर झुक गई। ये एहसास बिल्कुल जिंदगी का चीट कोड मिल जाने जैसा था। मुझे ठीक ठीक पता था कि आगे क्या होने वाला है। पूरे दिन सीईओ ने अपने वर्चुअल बॉयफ्रेंड को कोई मैसेज नहीं किया। इसी बीच मैं हाथ में पेन और पेपर लिए उनके घर में घूमने लगी। मेरा मकसद साफ था, मैं उनके इस पूरे घर का हुलिया बदलने वाली थी। इस उदास करने वाले ब्लैक एंड व्हाइट सन्नाटे में रहकर तो कोई भी पागल हो जाएगा। शाम को मेरा फोन बजने लगा। ये खुद सीईओ की तरफ से एक वीडियो कॉल थी। उन्होंने मुझे नीचे आकर कुछ सामान उठाने में मदद करने के लिए कहा। जब मैं नीचे पहुंची और वो नजारा देखा तो मैं दंग रह गई। सीईओ वहां 2 बड़ी शॉपिंग कार्ट्स के साथ खड़ी थीं और दोनों ही थैलों से ऊपर तक भरी हुई थीं। उन्होंने थोड़ा झिझकते हुए कहा कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हें किस चीज की जरूरत है, इसलिए मैं बस हर चीज थोड़ी थोड़ी खरीद लाई। पर मुझे पता था कि ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है, क्योंकि अब उन्हें सच में मेरी जरूरत महसूस होने लगी थी। चूंकि मेरा सिर्फ एक ही हाथ काम कर रहा था, इसलिए हमें ये मिलकर करना पड़ा। हम दोनों के लिए भी सामान के उस पहाड़ को संभालना नामुमकिन लग रहा था। हमने अपनी पूरी ताकत लगा दी और आखिरकार सीईओ और मैं एक एक थैला अंदर लाने में कामयाब रहे। मैंने लिविंग रूम की तरफ देखा जो अब छत तक सामान से भरा था और सोचा कि अब ये घर जैसा लग रहा है। सीईओ पूरी तरह थककर सोफे पर गिर पड़ी और अपनी आंखों को हाथ से ढक लिया। ये साफ था कि आज के दिन ने उनकी सारी एनर्जी सोख ली थी। जब वो आराम कर रही थी, मैंने एक एक करके सामान फ्रिज में सेट करना शुरू किया। मैंने कहा कि बॉस, आपको खुद पर इतना दबाव डालने की जरूरत नहीं है। हर किसी को कभी न कभी चैन की सांस लेने की जरूरत होती है। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा और एक पल के लिए मुझे लगा कि वो मुझे इग्नोर कर रही है। लेकिन जब मैंने काम खत्म करके पीछे मुड़कर देखा तो मुझे एहसास हुआ कि वो सोफे पर ही गहरी नींद में सो चुकी हैं। मैं चुपचाप चलकर उनके पास गई, साइड से एक ब्लैंकेट उठाया और धीरे से उन्हें ओढ़ा दिया। मैंने वो हीटिंग बेल्ट जो पहले खरीदी थी ठीक वहां रख दी जहां जागते ही उनकी नजर पड़े। फिर एक हल्की धुन गुनगुनाते हुए मैं आज रात का डिजर्ट तैयार करने लगी। मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि उस पल मुझे एक बहुत ही खास एहसास हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं काम से थककर लौटी अपनी पत्नी के लिए डिनर तैयार कर रही हूँ। मैंने 1 घंटा इसी तरह काम किया और फिर डिजर्ट को ओवन के अंदर सरका दिया। ठीक उसी वक्त सीईओ की नींद खुलने लगी। उन्होंने खुद पर ढका हुआ ब्लैंकेट देखा और झटके से उठकर बैठ गईं। उन्होंने मेरी तरफ देखा जो अब भी किचन में बिजी थी। उनके चेहरे पर राहत की एक सांस थी। उन्हें एहसास हुआ कि वो आज से पहले किसी अजनबी के पास इतनी गहरी नींद में कभी नहीं सोई थी। क्या उसने सच में
मुझ पर इतना भरोसा कर लिया था? उसकी नजरें तुरंत कॉफी टेबल पर रखी उस हीटिंग बेल्ट पर जा टिकी। मैंने कहा कि ये मैंने तुम्हारे लिए ऑर्डर किया था। तुम्हें भारी बैग्स के साथ परेशान होते देख मुझे लगा कि शायद तुम्हारी पीठ में दर्द हो रहा होगा। तारीख का हिसाब लगाकर मुझे समझ आ गया था कि उसके पीरियड्स शायद अगले कुछ दिनों में शुरू होने वाले हैं। मैंने उसके लिए वो हीटिंग बेल्ट और थोड़ा ब्राउन शुगर भी खरीदा था, क्योंकि आने वाले दिनों में उसे इसकी जरूरत पड़ने वाली थी। मैं बिना पीछे मुड़े अपने हाथ चलाते हुए लगातार बोल रहा था कि मैं जल्दी से उसके लिए कुछ टेस्टी बना रहा हूँ। मैं अंदाजा लगा सकता था कि मेरी बातों ने उसे कितना इमोशनल कर दिया होगा। मेरा सोचना सही था। वो वहाँ बैठी बस उस बेल्ट और शुगर को हैरानी से देख रही थी। सालों से उसने हर मुश्किल का सामना अकेले किया था और उसकी परवाह करने वाला कोई नहीं था। यहाँ तक कि उसका ऑनलाइन पार्टनर भी सिर्फ बातों से तसल्ली देता था। लेकिन आज उसके सामने खड़ा ये आदमी सच में उसका ख्याल रख रहा था। वो सीईओ अपनी नजरें मुझ पर टिकाए बैठी थी और उसे अंदाजा भी नहीं हुआ कि मैंने खाना तैयार कर लिया है। काम खत्म। आज का ग्रिल्ड फिश और ऑयस्टर राइस आखिरकार तैयार हो गया। मैंने मेन कोर्स कॉफी टेबल पर रख दिया, पर उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। वो बस मुझे देखे जा रही थी। मैंने उसके चेहरे के सामने चॉपस्टिक्स हिलाते हुए कहा कि क्या देख रही हो, अब खाना खा लो। क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? जब उसका ध्यान वापस आया तो मैं अपना बाउल लेकर दूसरी तरफ बैठ गया। मैंने उसे याद दिलाया कि तुम बॉस हो और मैं सिर्फ खाना बनाने के लिए रखा गया एक इंसान हूँ, इसलिए मुझे अपनी जगह पता है। ये कहकर मैंने उसके रिएक्शन को इग्नोर किया और अपना चावल खाने लगा। जैसे ही उसने मछली का एक टुकड़ा खाया, उसकी आंखें चमक उठी। वो मेरी तारीफ करने ही वाली थी कि उसने देखा मैं अपना सिर हाथ पर टिकाए एक टेढ़ी मुस्कान के साथ उसे ही देख रहा हूँ। मैंने मजे लेते हुए कहा कि कर लो तारीफ, वाकई अच्छा बना है ना। वो बस मेरे इस कॉन्फिडेंस को देखती रही और फिर हल्का सा मुंह बनाकर बोली कि इसमें इतना भी कुछ खास नहीं है। शायद किसी एवरेज स्ट्रीट फूड से थोड़ा बेहतर होगा। उसके ये शब्द सुनते ही मेरी मुस्कान चेहरे पर ही जम गई और मुझे तुरंत चिढ़ होने लगी। लेकिन उस एंगल से जो मुझे नहीं दिख रहा था, उस सीईओ के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई थी। अभी मैं सोच ही रहा था कि कहीं मैंने खुद का मजाक तो नहीं बना लिया, तभी मेरी नजर उसके बाउल पर पड़ी। उसका राइस बाउल पूरी तरह खाली हो चुका था। उसका चेहरा लाल पड़ गया था और माथे पर पसीने की बूंदें साफ दिख रही थी। वो तेजी से सांसें ले रही थी। ये देखकर मेरे अंदर जीत वाली फीलिंग आई। मैंने मन ही मन कहा कि देखते हैं कब तक ये दिखावा चलता है। मैंने उससे कहा कि काफी स्पाइसी है ना? तुमने कभी बताया नहीं कि तुम तीखा बर्दाश्त नहीं कर सकती। इतना कहकर मैं उठा और सीधा फ्रिज की तरफ बढ़ा। उसने पलटकर कहा कि ऐसा किसने कहा, बस यहाँ थोड़ी गर्मी है। तीखेपन की वजह से उसके होठ पहले ही सूज चुके थे, पर वो हार मानने को तैयार नहीं थी। मैं उसके पास गया और फ्रिज से निकाला हुआ पीनट मिल्क उसके सामने रख दिया। मैंने सोचा कि अब जिद छोड़ो और इसे पी लो, मैं तुम्हारा ही भला चाहता हूँ। मुझे ये भी एहसास हुआ कि उसके पीरियड्स आने वाले हैं और इतना तीखा खाना उसकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। उस सीईओ ने पीनट मिल्क को नीचे देखा। जब मैंने उसके लाल पड़े गालों का जिक्र किया तो वो शर्म से और भी लाल हो गई। उसने हकलाते हुए पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे बेट्स आने वाले हैं? मैंने मुस्कुराते हुए पास ही दीवार पर लटके कैलेंडर की तरफ इशारा किया। सच कहूं तो मुझे काफी समय से शक था। मैं सोचता था कि हर महीने की उन्हीं तारीखों पर गोला क्यों बना होता है। हिसाब लगाने पर समझ आया कि ये उसके पीरियड्स शुरू होने के दिन थे। इस महीने अभी निशान नहीं लगा था, पर पैटर्न एकदम साफ था। मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से वो दिन बस आने ही वाला था। इस बार उस सीईओ के पास कोई जवाब नहीं था और उसने चुपचाप अपना सिर नीचे झुका लिया। वो लगातार शिकायत कर रही थी कि खाना उतना भी अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी उसने अकेले ही आधी मछली खत्म कर दी। खाना खत्म करने के बाद वो सीईओ सोफे पर बिल्कुल रिलैक्स होकर फैल गई, जैसे उसका अपना ही घर हो। मैं उसके पर्सनल सर्वेंट की तरह जूठन साफ करने लगा। उसने कहा कि मैंने कहा था ना कि मैं आज के डिनर से बहुत खुश हूं, बस ऐसे ही मेहनत करते रहो। मैंने एक ठंडी सांस ली और सारा सामान वापस उनकी सही जगह पर रखने लगा। मैंने ध्यान रखा कि हर डिश अपनी प्रॉपर जगह पर हो। फिर मैंने एक कप गर्म ब्राउन शुगर वाटर तैयार किया और उसके सामने रख दिया। मैंने उससे कहा कि इसे गर्म रहते ही पी लेना, क्योंकि अब तुम्हें अपने सिस्टम में आयरन की जरूरत है, ताकि जब सही में वो वक्त आए तो तुम्हें ज्यादा दर्द ना हो। वो सीईओ शायद नींद की आगोश में जा रही थी और बस धीरे से हूं कहकर रह गई। लेकिन उसके बैठने का तरीका बहुत खराब था। पीठ में दर्द होने के बावजूद वो कुशन्स पर बिल्कुल सपाट लेटी थी। उसे अंदाजा होना चाहिए था कि बाद में ये दिक्कत देगा, क्योंकि उसके लोअर बैक पर बहुत प्रेशर पड़ रहा था। पता नहीं मुझ में इतनी हिम्मत कहां से आई, पर मैंने आगे बढ़कर उसके कमर पर अपना हाथ रखा। मैंने अपने दाएं हाथ से जोर से दबाया और उसकी रीढ़ की हड्डी से चटकने की एक बढ़िया आवाज आई। उसने हैरानी भरी नजरों से मेरी तरफ देखा। उसका वो तेज दर्द अब कम होने लगा था।
मैंने उसे समझाया कि इस तरह का लगातार प्रेशर हड्डियों पर बहुत स्ट्रेस डालता है, इसलिए अब से सावधान रहना। एक सीईओ को भी अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। अगर तुम ही गिर जाओगी तो मेरी सैलरी कौन देगा? मैं पलट गया और किचन साफ करने लगा। मुझे पता था कि मैं इस तरह बर्ताव करना जारी नहीं रख सकता। मैं जरूरत से ज्यादा ध्यान दे रहा था और अगर मैंने ओवरडू किया तो शायद उसे मुझसे चिढ़ होने लगे। मुझे आगे से सब कुछ कोल्ड और प्रोफेशनल रखना होगा। सर्वाइव करने का यही इकलौता तरीका है। आखिर दूरी ही इंसान को अट्रैक्टिव बनाती है। मुझे ये लॉजिक अच्छे से पता था। मैंने उसे मैसेज किया कि हनी, क्या अब तुम बेहतर महसूस कर रही हो? मैं आज इतना बिजी था कि बात करने का 1 सेकंड भी नहीं मिला। उसने रिप्लाई किया कि हाँ, अब पहले से बहुत बेहतर है। लेकिन कभी कभी चीजें वैसी नहीं होती जैसा हमने प्लान किया होता है। उसने मैसेज किया कि अब भी दर्द हो रहा है और तुम मेरे पास मेरा ख्याल रखने के लिए नहीं हो। मुझे सच में नहीं पता था कि मैं उससे दोबारा कब मिल पाऊंगा। उसने आगे लिखा कि आजकल मेरा मन तुम्हारी आवाज सुनने का करता है, पर तुम कभी कॉल के लिए राजी नहीं होते और ना ही वीडियो कॉल पर अपना चेहरा दिखाते हो। ऐसा लगता है जैसे हमारा कोई सीक्रेट अफेयर चल रहा है। मैं सच में तुम्हें देखना चाहती हूं। स्क्रीन पर आते इन मैसेजेस को देखकर मैं सोच में पड़ गया। ये सब उसी सीईओ ने ही भेजे थे। मैंने उसका इतना ख्याल रखा था कि अब तो खुद मुझे भी अपने ही एफर्ट्स देखकर इमोशनल फील हो रहा था। पर अब मुझ में पहले की तरह फ्लर्ट करने की हिम्मत नहीं थी। मैं उसी के घर में रहता हूं। अगर मैंने वॉइस कॉल उठाया तो समझो सीधा पकड़ा जाऊंगा। मैंने वापस मैसेज किया कि क्या तुमने खाना खा लिया? तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारे लिए ऑर्डर कर देता हूं। उसने जवाब दिया कि जरूरत नहीं है, आजकल मैं कुकिंग सीख रही हूं। आज मैंने खुद बेक्ड फिश बनाई है। मैं कमाल की हूं ना? इसके साथ ही उसने एक फोटो भेजी। मेरे फोन स्क्रीन पर उसी बेक्ड फिश की फोटो थी जिसे मैंने अभी अभी उसके लिए बनाया था। मैं एकदम बेवकूफ जैसा फील कर रहा था। वो मेरी ही कुकिंग का इस्तेमाल मुझे इम्प्रेस करने के लिए कर रही थी, भले ही वो मेरा ऑनलाइन वर्जन था। मैंने बात बदलते हुए कहा कि वैसे शायद मुझे जल्द ही एक बिजनेस ट्रिप पर जाना पड़े। जॉब ट्रांसफर हुआ है। मैं फील्ड वर्क के लिए पहाड़ों की तरफ जा रहा हूं, जहां सिग्नल बहुत खराब रहता है। शायद 10 या 15 दिन तक बात न हो पाए, इसलिए तुम्हारी परमिशन चाहिए थी। सेंड दबाने के बाद मैंने सबूत के तौर पर कुछ फोटोज भी भेज दी, जो मैंने कल रात ही तैयार की थी। मेरे पुराने गांव की तस्वीरें। मैंने ये सब एक खास गोल के लिए प्लान किया था। मैं चाहता था कि वो सीईओ स्क्रीन वाले वर्चुअल वर्जन से नहीं, बल्कि असली मुझसे प्यार करे। मैंने इस छोटे से मिशन को एक नाम भी दिया था, ओल्ड मिंग की बिग परफॉर्मेंस। छुट्टी की इस अचानक रिक्वेस्ट की वजह से हमारी देर रात तक बातें हुई। हमने हर चीज पर बात की, हमारे मिलने से लेकर रोज की छोटी मोटी आदतों तक। मैं उसे गांव की फोटोज भेजता रहा ताकि उसे यकीन हो जाए कि मैं काम के लिए वहीं जा रहा हूं। उस रात भर जागने का नतीजा ये हुआ कि जैसे ही मैंने उसे ऑफिस जाते देखा, मैं सोफे पर ही ढेर हो गया। मेरी आंख लग गई और जब खुली तो वो सीईओ ठीक मेरे सामने खड़ी थी। उसके हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स थे और उसने पूछा कि क्या तुम जाग गए? क्या डिनर बना रहे हो? उसे इतनी जल्दी वापस देखकर मैं पागलों की तरह उठ खड़ा हुआ। मैं आदतन विवी को ढूंढने जाने लगा, पर उसने मुझे रोक दिया। उसने कहा कि अब से तुम यहीं से काम करोगे। तुम्हें वो प्रोजेक्ट याद है जो तुमने पिछले महीने खराब कर दिया था? बिजनेस पार्टनर ने खास तौर पर रिक्वेस्ट की है कि उसे तुम ही पूरा करोगे, तो तुम्हारा वर्क शेड्यूल अभी से शुरू होता है। ये कोलैबोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे आज रात से पहले पूरा प्लान चाहिए। कल मैं तुम्हें अपने साथ पार्टनर से नेगोशिएट करने के लिए ले जा रही हूं। साफ था कि वो इस डील को लेकर बहुत सीरियस थी और अब मुझ पर प्रेशर आसमान छूने लगा था। लेकिन डिनर का क्या होगा? पर उम्मीद के खिलाफ बॉस ने अचानक अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ाई और किचन की तरफ बढ़ गईं। उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, आज डिनर मैं संभाल लूंगी। तुम बस उस प्रपोजल को परफेक्ट बनाने पर ध्यान दो। मैं उन्हें देखता रह गया। उनकी बातों ने मुझे हैरान कर दिया था। मुझे शक तो था, पर मैं मना नहीं कर पाया, क्योंकि कंपनी के लिए यह प्रोजेक्ट बहुत बड़ा और सच में इंपॉर्टेंट था। मैं प्रपोजल के वीडियो को रिफाइन करने में पूरी तरह खोया हुआ था कि तभी एक अचानक आई चीख ने मेरा ध्यान भटका दिया। मैंने झटके से सिर उठाकर देखा तो वो सीईओ दर्द के मारे चिल्लाते हुए अपना हाथ हवा में लहरा रही थी। उनकी उंगली पर एक बड़े से केकड़े का पंजा फंसा हुआ था। बिना एक पल गवाए मैंने फुर्ती से उनका हाथ पकड़ा और कहा कि हिलना मत। मैंने उनके हाथ को मजबूती से थामा और अपनी पूरी ताकत लगाकर उस केकड़े की पकड़ को ढीला करने की कोशिश की। एक आखिरी धक्के के साथ मैंने आखिरकार उनकी उंगली आजाद करा ली। मैंने मन ही मन सोचा कि उनकी उम्र का कोई इंसान इतना लापरवाह कैसे हो सकता है। मैंने उनका हाथ पकड़ा और तुरंत फर्स्ट एड किट ढूंढने लगा। पास की एक कैबिनेट में मुझे किट मिल गई।
मैंने गॉज और आयोडीन निकाला और जख्म को साफ करना शुरू किया। पहले मैंने कॉटन से उनकी उंगली पर जमा खून पोंछा और फिर उस पर धीरे से फूंक मारी, जैसे किसी छोटे बच्चे को दिलासा दे रहा हूं। इसके बाद मैंने आयोडीन लगाया ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो और आखिर में सावधानी से उस पर पट्टी बांध दी। काम खत्म करने के बाद मैंने गौर किया कि उस सीईओ का चेहरा किसी पकी हुई मछली की तरह लाल पड़ गया था। तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि मैंने अब भी उनका हाथ पकड़ रखा है। मैंने सॉरी कहा और उनसे कहा कि अब आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, डिनर मैं ही पूरा करूंगा। खाना खाने के बाद सीईओ ने घर के कामों का भारी बोझ अपने कंधों पर ले लिया और मैं कॉफी टेबल पर बैठकर प्रोजेक्ट प्लान को मॉडिफाई करने लगा। सच कहूं तो इस बिजनेस पार्टनर के पास बिल्कुल दिमाग नहीं है। मैंने उनके रेफरेंस प्लान्स दोबारा देखे, वो सब बस आजकल के पॉपुलर और ट्रेंडी प्रोग्राम्स थे। उनकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हमारा गोल उन सबको पीछे छोड़कर ट्रैफिक के मामले में सबसे आगे निकलना था। जब पहली बार मुझे ये प्लान मिला था तो मुझे लगा था कि ये एक इम्पॉसिबल टास्क है। मुझे नहीं पता कि किसने अपना होश खोकर ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की थी, पर पैसा इतना ज्यादा था कि मना करना मुमकिन नहीं था। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करने की पेनल्टी इतनी भारी थी कि पूरी कंपनी मिलकर भी उसे नहीं भर पाती। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। ये वक्त के खिलाफ एक बड़ी जंग थी। ये खुद सीईओ का सीधा ऑर्डर था और क्लाइंट ने खास तौर पर मेरा ही नाम लिया था, इसलिए मेरे पास अपनी हिम्मत जुटाकर काम पर लगने के अलावा कोई चारा नहीं था। मैंने ओरिजिनल प्रपोजल की कमियां निकालनी शुरू की और प्रॉफिट बढ़ाने के लिए उसमें कुछ और स्ट्रैटेजीज जोड़ दी। मैंने सोचा कि अगर ये काम कर गया तो हम आखिरकार आगे बढ़ पाएंगे। मैंने खुद से कहा कि आज जल्दी सो जाऊंगा, पर तभी खुद सीईओ वहां आ गईं। उन्होंने मेरे सामने टेबल पर कॉफी का एक ताजा कप रखा और बिना कुछ बोले मुड़कर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गईं। मैं उन्हें जाते हुए देखता रहा और जब वो ऊपर पहुंची तो मेरी नजरों से ओझल हो गईं। उस पल मुझे अपने सीने में एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। मैं फिर से काम में जुट गया और उस प्रपोजल को बार बार लिखता रहा। जब मैं आखिरकार बिस्तर तक पहुंचा तब तक काफी रात हो चुकी थी। मन ही मन में जानता था कि कल भी वो लोग सैटिस्फाइड नहीं होंगे। वो बस हमसे पेनल्टी वसूलने का बहाना ढूंढ रहे थे। अगली सुबह सीईओ तैयार थीं और उन्होंने मेरी तरफ एक नई यूनिफॉर्म फेंकी, लेकिन मेरे हाथ पर भारी प्लास्टर होने की वजह से मेरे लिए खुद कपड़े पहनना नामुमकिन था। तो मुझे एक अरबपति सीईओ से कपड़े पहनवाने का एक्सपीरियंस मिला। जब उन्होंने मेरी शर्ट उतारी तो मेरे 6 पैक एब्स साफ दिख रहे थे। मैं महसूस कर सकता था कि उनकी नजरें मुझ पर टिकी थीं और वो चोरी छिपे मुझे देख रही थीं। जब मैंने उन्हें देख लिया तो उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसी तरह टटोलते हुए मुझे कपड़े पहनाने लगीं। उन्होंने कहा कि चलो अब चलते हैं। मैं सीईओ की कार में बैठा और हम नेगोशिएशन के लिए निकल पड़े। मीटिंग एक लग्जरी होटल के प्राइवेट सूट में रखी गई थी। जैसे ही हम फर्म पहुंचे मैंने दरवाजा खोला और हम अंदर दाखिल हुए। मैंने तुरंत नोटिस किया कि बिजनेस पार्टनर एक कमीनी मुस्कान के साथ मुझे देख रहा था। उसने कहा कि मैंने बहुत पहले से सुना है कि आपकी सीईओ वाकई बहुत खूबसूरत हैं और आज उन्हें देखकर मुझे यकीन हो गया कि वो असाधारण हैं। उन सब ने अपनी शिकारी नजरें उनकी तरफ मोड़ दी, लेकिन मेरे लिए उनकी आंखों में सिर्फ मजाक और नफरत थी। मुझे तुरंत एहसास हुआ कि उस कमरे में मेरे बैठने के लिए कोई कुर्सी तक नहीं थी। उस आदमी ने कहा कि प्लीज बैठिए, आज हमें अपनी पार्टनरशिप के बारे में गहरी चर्चा करनी है। बात शुरू करने वाला वो आदमी काफी चिपचिपा और अजीब किस्म का था। जब से हम अंदर आए थे उसकी नजरें सीईओ से हट ही नहीं रही थी। कोई कुर्सी ना होने की वजह से मैं एक मामूली जोकर की तरह उनके बगल में खड़ा रहा। हमारे सामने बैठे 2 कर्मचारी तो फुसफुसा रहे थे और मुझ पर हंस रहे थे। मैं महसूस कर सकता था कि मेरा खून खौल रहा था, लेकिन अपनी बॉस की खातिर मैंने अपना मुंह बंद रखा और खुद को फटने से रोका। मैं बस सिर झुकाकर ये सब सहता रहा। उसने फिर कहा कि मैंने सुना है आपकी कंपनी की काफी साख है और आज आपको देखकर लगता है कि अफवाहें सच है, लेकिन क्या आपको बेसिक मेहमान नवाजी समझ नहीं आती? इससे पहले कि मैं कुछ रिएक्ट करता, सीईओ ने अपना कप उठाया और धीरे से पानी का एक घोंट भरा। फिर उन्होंने वहां मौजूद हर एक इंसान की आंखों में सीधे देखा। उन्होंने बड़ी ठंडी आवाज में पूछा कि क्या तुम्हें बात करने की तमीज भी है? ये मत सोचो कि तुम बॉस हो तो बिना सोचे समझे कुछ भी बोलोगे। मेहमान नवाजी न समझने से तुम्हारा क्या मतलब है? इसकी क्या हैसियत है कि एक मामूली सेल्समैन होकर ये हमारे साथ बैठे? इस टेबल पर बैठने का इसका क्या हक है? क्या तुम्हारे बगल में बैठे ये 2 पालतू जानवर वाकई तुम्हारी तरफ से बोल सकते हैं? मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसी पल सीईओ का वो क्वीन वाला रूप सबके सामने आ जाएगा। जब मैं वहां खड़ा सुन रहा था और मेरा खून खौल रहा था, उन्होंने ऊपर देखा तक नहीं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सीईओ का ये दबंग अंदाज इतना अट्रैक्टिव हो सकता है। जैसे ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया।
उन्होंने आगे कहा कि तुम दोनों बेकार हो। मेरा सेल्समैन इस कंपनी का हिस्सा है जैसे कि कोई और। मुझे बताओ, क्या तुम दोनों खुद सेल्समैन नहीं हो? उन्होंने हकलाते हुए कहा कि हमने बस सिचुएशन को ठीक से नहीं समझा। प्लीज, हमें उम्मीद है कि आप नाराज नहीं होंगी। साफ था कि उन्होंने अंदर कदम रखते ही मुझे नीचा दिखाने का गंदा प्लान बनाया था। आखिरकार मेरे पिछले प्रपोजल ने उन्हें बिल्कुल खुश नहीं किया था। उस आदमी ने चिढ़ते हुए कहा कि ठीक है, अगर आप एक मामूली कर्मचारी के लिए इतनी प्रोटेक्टिव हैं तो यही सही। वेटर तुरंत एक और कुर्सी ले आया और उसे ठीक सीईओ के बगल में रख दिया। इसके साथ ही नेगोशिएशन आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई। सीईओ ने मेरी तरफ एक रानी की तरह देखते हुए आदेश दिया कि अपनी परफॉर्मेंस शुरू करो। मैंने बात शुरू की कि ठीक है, ये हमारा पहला कोलैबोरेशन नहीं है, इसलिए मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं। आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करना नामुमकिन है। जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकले, सामने बैठा आदमी विरोध में अपनी सीट से उछल पड़ा। उसने कहा कि मिस्टर लिन, देखिए, हम नेक नियत से बात कर रहे हैं, लेकिन आपके कर्मचारियों में तमीज की कमी है। क्या आप इसे कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन मानेंगी? तभी वो चिपचिपा बुढ़ा अपनी हंसी नहीं रोक पाया। वो जानता था कि अगर हमारी कंपनी उनके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से प्रोडक्ट नहीं दे पाई तो हमें भारी पेनल्टी भरनी होगी, इतनी बड़ी रकम जिससे पूरी कंपनी बर्बाद हो सकती थी। उसने तंज कसा कि चिंता मत करो, अभी से अपना सब्र क्यों खो रहे हो, सिर्फ इसलिए कि जिंदगी तुम्हारे हिसाब से नहीं चल रही। उस आदमी के चेहरे पर वो घमंडी और संतुष्ट भाव देखकर मेरा खून खौल उठा। खासकर जिस गंदी तरह से वो सीईओ को घूर रहा था, उससे मुझे बहुत गुस्सा आया। उसने पूछा कि तुमने अभी क्या कहा? मैंने जवाब दिया कि मैं कह रहा हूं कि ये कोलैबोरेशन जारी रह सकता है। हालांकि कमीशन पार्टी होने के नाते मुझे आपके सामने एक डिमांड रखनी है। याद रहे, ये कोई रिक्वेस्ट नहीं बल्कि डिमांड है। दूसरी बात, ये पहली बार है जब कोई वीडियो इस तरह से प्रोड्यूस किया गया है। कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि क्लाइंट को कमीशन पार्टी को वो सब देना होगा जिसका मैंने जिक्र किया है। आपके कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक आपको एक कंप्लीट प्रोजेक्ट प्लान, प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स और क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेशन देना जरूरी है। मैंने अपने हाथ में पकड़े डॉक्यूमेंट्स को पलटते हुए ये बात कही ताकि वो उन्हें साफ देख सकें। वहां कंपनी का कोई क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेशन नहीं था। हम 2 महीने से इस पर बहस कर रहे हैं और हमें सिर्फ वही कॉन्ट्रैक्ट मिला है जिसकी आपने रिक्वेस्ट की थी। आपने हमें प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन तो दे दी, लेकिन सिर्फ क्वालिटी सर्टिफिकेशन ही गायब नहीं है। हमें आपकी कंपनी की तरफ से अब तक एक भी चीज नहीं मिली है। ये सुनते ही उस आदमी ने टिश्यू उठाया और चुपचाप अपना माथा पोंछने लगा। वो दोनों झुककर बहस करने लगे और दावा किया कि उन्होंने कमीशन फीस पहले ही दे दी है, इसलिए हमें बस वही काम करना चाहिए जिसके लिए हमें रखा गया है। उन्होंने चिढ़ते हुए पूछा कि कैसा क्वालिफिकेशन प्रूफ? क्या तुम्हें बस वो काम नहीं करना चाहिए जिसके पैसे मिल रहे हैं? मैं बस उन्हें देखता रहा जैसे मेरे सामने 2 महामूर्ख बैठे हों। मैंने अपने हाथ में पकड़ा कॉन्ट्रैक्ट उनके सामने टेबल पर पटक दिया। हमारा ओरिजिनल अग्रीमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ मेक्सिको के एक प्रोजेक्ट के लिए था। वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट कंफर्म करने और प्रोडक्ट डिजाइन साइन करने के लिए था। लेकिन जहां तक आपकी कंपनी के क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेशन की बात है, हमने उस पर कभी साइन नहीं किया। हम आपकी प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकते हैं, लेकिन पहले मुझे ये रीवेरीफाई करना होगा कि आपकी कंपनी में वाकई इसे संभालने की क्षमता है या नहीं। अगर आप मार्केट के टॉप टियर प्रोडक्ट्स को हराना चाहते हैं तो आपको हमारी कंपनी को एक कंप्लीट क्वालिफिकेशन प्रूफ देना होगा। इसका मतलब है आपकी रजिस्टर्ड कैपिटल, प्रोजेक्ट प्लान और टोटल प्री इन्वेस्टमेंट अमाउंट। ये सब उनके सामने रखने के बाद मैंने पानी का गिलास उठाया और एक लंबा घूंट भरा। तभी मेरी नजरें सीईओ से मिली और मुझे एहसास हुआ कि मैं बिल्कुल उसी अंदाज में उनका मजाक उड़ा रहा हूं जैसा वो 1 साल पहले किया करते थे। मैंने माहौल को हल्का करने के लिए थोड़ा अजीब ढंग से खांसा। आपकी दी हुई डिजाइन फिलॉसफी के हिसाब से आपको कम से कम 1.5 बिलियन का प्री इन्वेस्टमेंट साबित करना होगा। अगर आप ये साबित नहीं कर सकते कि आपके पास इस प्रोजेक्ट को चलाने की कैपेसिटी है, तो हम एक तरफा फैसला लेकर कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकते हैं। मेरे इतना कहते ही दूसरी तरफ पूरी तरह सन्नाटा छा गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करें, क्योंकि उन्होंने इस प्रॉब्लम के बारे में कभी सोचा ही नहीं था। वो तो बस इस नामुमकिन टास्क के जरिए हमसे भारी पेनल्टी वसूल कर मोटा मुनाफा कमाना चाहते थे। ओ हाँ, मैं बताना भूल गया कि चूंकि हमने फुल लेटर में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, इसलिए आपके पास वो क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट दिखाने के लिए 3 महीने की डेडलाइन है। ऐसा लग रहा है कि अब तुम्हारे पास सिर्फ 1 महीना बचा है। बेशक, मैं दिल से उम्मीद करता हूं कि तुम ये सर्टिफिकेट दिखा पाओ।
आखिर हमारा कोलैबोरेशन दोनों के लिए फायदे का सौदा है। पर मुझे तुम्हें याद दिलाना होगा कि साल खत्म होने वाला है। नोटरी ऑफिस जल्द ही छुट्टियों पर जा रहा है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम जल्दी करो। अगर तुम तय समय के अंदर इसे सबमिट नहीं करते तो हमारे पास ये शक करने की पूरी वजह है कि तुम हमसे पैसे ऐंठने के लिए स्कैम कर रहे हो। वैसे मुझे लगता है कि इतनी बड़ी कंपनी इतनी बेशर्मी वाली हरकत नहीं करेगी। मैं खड़ा हुआ, एक जेंटलमैन की तरह झुककर सम्मान दिया और मजबूती से हाथ मिलाया। सीईओ ने भी बदले में हैरानी भरी शिष्टता दिखाई। उन्होंने कहा कि अगर और कुछ नहीं है तो अब हम चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि हमें फिर से साथ काम करने का मौका मिलेगा। पर सच में अपनी ऑटोनॉमी को सॉर्ट कर लो, वरना कॉन्ट्रैक्ट तुम तोड़ोगे और हर्जाना भी तुम्हें ही भरना पड़ेगा। इतना कहकर मैं और सीईओ उस प्राइवेट रूम से बाहर निकल आए। उफ, कितनी राहत मिली। कार में वापस आते ही मैंने हवा में मुक्का लहराया। जैसे ही सारा तनाव खत्म हुआ, मैंने एक लंबी सांस ली। मेरे दिल पर जो काले बादल छाए हुए थे वो पल भर में गायब हो गए। मैंने आज सिर्फ अपनी लाइफ की एक बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की थी, बल्कि कंपनी को एक बड़े क्राइसिस से बचाया था और अपनी पकड़ भी मजबूत कर ली थी। सीईओ की टोन अब ठंडी और प्रोफेशनल से बदलकर काफी सॉफ्ट हो गई थी। उन्होंने पूछा कि तो तुम कल आधी रात तक उनकी गलतियां ढूंढ रहे थे? मैं जीत की खुशी में पैसेंजर सीट पर रिलैक्स होकर बैठ गया। मैंने सीईओ की तरफ देखा और सिर हिलाते हुए सोचा कि हम बाल बाल बचे हैं। हम वो प्रोडक्ट खुद कभी डिजाइन नहीं कर सकते थे। वो साफ तौर पर मुसीबत खड़ी करना चाहते थे और हमारी कंपनी में पक्का कोई गद्दार है जिसने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन होने दिया। मैंने वो पूरा दिन कागजों में दबे हुए बिताया था। मैं आधी रात तक जागकर हर क्लॉज को 5-6 बार रिव्यू करता रहा। जब तक मुझे वो लूप होल नहीं मिल गया जिसे मैं ढूंढ रहा था, तब तक मैं नहीं रुका। उनसे 1 महीने के अंदर 1.5 बिलियन की एसेट साबित करने की मांग करना, ये उनके लिए एक सपना ही है और वो ये बात जानते हैं। पर हम उनसे निपटने के लिए नए साल के खत्म होने का इंतजार करेंगे। तब तक तुम मुकदमों के लिए एक लीगल टीम तैयार कर सकती हो और उस कर्मचारी को नौकरी से निकालना मत भूलना जिसने वो डील साइन की थी। वो पक्का गद्दार है। मैंने देखा कि सीईओ के चेहरे के हाव भाव बदल रहे थे और मैं तुरंत सीधा होकर बैठ गया। सीईओ ने अपना सिर हिलाया और शर्माते हुए नीचे देखने लगी। उधर मेरी माँ उस खूबसूरती को देख रही थी जिसे मैं घर लेकर आया था। माँ ने पूछा कि क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, जबकि सीईओ लगातार ना में सिर हिलाती रहीं। भला मेरी इतनी हिम्मत कहाँ? मैंने कहा कि ये तो बस एक सुझाव था, अब आगे क्या करना है ये आपको तय करना है, क्योंकि आखिर आप ही कंपनी की बॉस हैं। मुझे इतना आज्ञाकारी देखकर सीईओ के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे, इस साल तुम्हारा ईयर एंड बोनस 60% बढ़ाया जा रहा है। फिर अचानक अपना मूड बदलते हुए बोली कि आज रात मुझे खाने में स्वीट एंड सार रिब्स चाहिए। मैं जोश में आ गया और एक कमांडर की तरह अपना हाथ आगे लहराते हुए कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं, चलिए अब घर चलते हैं। ये सुनकर सीईओ ने अपना सिर घुमाकर मेरी तरफ देखा और मैंने बदले में उन्हें एक प्यारी सी मुस्कान दी। ऐसा लगा जैसे बहुत वक्त से किसी ने उनसे ये नहीं कहा था कि चलो साथ घर चलते हैं। डिंग डोंग डिंग डोंग। मैंने अपना फोन निकालकर स्क्रीन देखी। मेरी माँ का वीडियो कॉल था। स्क्रीन पर माँ का प्यारा चेहरा आते ही उन्होंने पूछा कि बेटा, नया साल आने वाला है, तुम्हारी छुट्टियां कब शुरू हो रही हैं? तुम्हारे उस पागल बॉस ने फिर से तुमसे ओवरटाइम तो नहीं करवाया ना? उनकी बातें मेरे लिए मौत की सजा जैसी थीं, क्योंकि वो जिस पागल बॉस की बात कर रही थी वो ठीक मेरे बगल में बैठी थी। मेरे माथे पर पसीना आ गया और मैं हड़बड़ाकर बोला कि नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारी बॉस बहुत समझदार और बहादुर हैं और सब कुछ उनके कंट्रोल में है। मैंने भला उन्हें पागल कब कहा? वो तो मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। माँ, तुमने शायद गलत सुन लिया होगा। उस पल मैंने अपनी जान बचाने के लिए तारीफ का हर वो शब्द इस्तेमाल कर डाला जो मैं सोच सकता था। मैंने पूरी ताकत लगाकर हर बात से इनकार किया, लेकिन मेरी माँ ने शक भरी नजरों से स्क्रीन की तरफ देखा और पूछा कि पिछली बार तुमने मुझे क्या बताया था? यही ना कि पिछले महीने की उस छोटी सी गलती की वजह से उसने तुम्हारी सैलरी काट ली थी? तुमने तो कहा था कि वो एक एक पैसे का हिसाब रखती है, यहाँ तक कि तुमने उसे एक बेरहम और पत्थर दिल डायन भी कहा था। तुमने तो ये भी पूछा था कि क्या वो अपने पीरियड्स की वजह से इतना गुस्सा कर रही है। मुझे लगता है तुमने यही सब कहा था। अंदर ही अंदर मैं चीख रहा था कि माँ, मैं हाथ जोड़ता हूं, अब एक शब्द भी मत कहना। अगर वो बोलती रही तो शायद इस साल मैं नए साल के लिए घर नहीं जा पाऊंगा। माँ ने पूछा कि बेटा, क्या तुम्हारे साथ कोई दोस्त है? ठीक है, अब मैं कुछ नहीं कहूंगी। तुम्हारी माँ जानती है कि कब चुप रहना है।
मुझे और भी ज्यादा रोना आ रहा था। माँ, अगर आप इतनी ही समझदार थीं तो अब क्यों? अगर आपको यह एहसास कुछ मिनट पहले हो जाता तो मैं बच जाता। अब चुप रहने का क्या फायदा? उस सीईओ ने वो हर एक शब्द सुन लिया था जो उसे सुनना चाहिए था। माँ ने कहा कि बेटा, इस साल बस जल्दी घर आ जाना। अब हमारे घर में बहुत सारी बिल्लियां हैं। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें उनसे प्यार है? तुम्हारे पापा आजकल बिल्लियों के बिजनेस से अच्छा पैसा कमा रहे हैं। अगर उस कंपनी में चीजें ठीक नहीं चल रही हैं तो बस वापस आ जाओ और अपने पापा के साथ काम करो। इस तरह तुम्हें अपनी उस बॉस की बातें और नहीं सहनी पड़ेंगी। ये विडंबना मुझे मार ही डालेगी। उन्होंने कहा था कि वो बुराई करना बंद कर देंगी, लेकिन तुरंत ही उन्होंने आखिरी वार कर दिया। बस कुछ ही वाक्यों में वो फिर से मेरी बॉस के बारे में बात करने लगी। फिर मेरी माँ ने कैमरा घुमाकर हमारा पिछवाड़ा दिखाया। वहां कम से कम 100 भूखी बिल्लियां म्याऊं म्याऊं कर रही थी और लेंस की तरफ देख रही थी। बिल्लियों से भरा वो आंगन देखकर मुझे वाकई बहुत बुरा लगा। मैंने पहले सोचा था कि एक अच्छी नौकरी पाकर मैं अपने माता पिता का ख्याल रखूंगा। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि उन्हें अपने निकम्मे बेटे की चिंता में अपना खुद का बिजनेस शुरू करना पड़ेगा। मैंने उनसे कहा कि माँ, अपनी इस उम्र में खुद पर इतना दबाव मत डालिए। आपको अब आराम करने के बारे में सोचना चाहिए। ओह बेटा, मैं तुम्हें बताना तो भूल ही गई। उन्होंने मेरी चिंता को इग्नोर करते हुए चहक कर कहा, तुम्हारे पिता को अभी चिंग विलेज का हेड चुना गया है, तो अब तुम एक तरह से लकी सेकंड जनरेशन वारिस बन गए हो। जैसे ही मैंने ये शब्द सुने, मैंने धीरे से अपना सिर घुमाया और सीईओ की तरफ देखा। ठीक उसी पल मैंने उन्हें अपनी एक तीखी और मजाकिया मुस्कान छिपाते हुए देख लिया। तुम्हारे पिता ने ऑफिस संभालते ही सबसे पहले गांव के उस पुराने और वीरान मंदिर की मरम्मत करवाई। मां ने अपनी बात जारी रखी। गांव वाले उनका इतना सम्मान करते हैं कि अब वे सब मिलकर बिल्लियां पालने का काम शुरू करेंगे ताकि सब अमीर बन सकें। इतना कहकर मां ने उस सुधरे हुए मंदिर की एक फोटो भेज दी। उस एक पल के लिए मैं उन्हें रोकना चाहता था, क्योंकि मेरे दिमाग में एक बहुत ही डरावना ख्याल आया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस मंदिर की फोटो मेरे और उस सीईओ के सामने स्क्रीन पर आ चुकी थी। पहले तो उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर उस इमेज को देखते ही उनकी आंखें चमक उठी। उन्होंने अपना फोन निकाला, अपनी हिस्ट्री चेक की और अचानक थम गई। उन्होंने अपने फोन में भी एक फोटो खोली और दोनों तस्वीरों को जूम करके एक दूसरे से मिलाने लगी। मैंने हड़बड़ाहट में कहा कि मां, सब ठीक है, अब मुझे जाना होगा। जब भी छुट्टी मिलेगी मैं मिलने आऊंगा। बिना उनके जवाब का इंतजार किए मैंने वीडियो कॉल काट दिया। मैं पैसेंजर सीट पर बैठे हुए बिल्कुल नॉर्मल दिखने की कोशिश कर रहा था, पर अपनी तिरछी नजरों से लगातार सीईओ को ही देख रहा था। उन्होंने अचानक अपना फोन मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा कि जरा इस जगह को देखो, क्या ये तुम्हारे गांव का वही पुराना मंदिर नहीं है? उन्होंने फोटो में बने चिंगवांग मंदिर को जूम किया ताकि मैं उसे देख सकूं। मैंने बहाना बनाते हुए कहा कि मुझे ऐसा नहीं लगता। चिंगवांग मंदिर तो हर गांव में होते हैं, शायद ये सिर्फ एक इत्तेफाक होगा। उन्होंने बड़ी बेरुखी से जवाब दिया कि अच्छा, ऐसा है क्या? चलो अब घर चलते हैं। उन्होंने मुझसे डिनर में वही स्वीट एंड सोर रिब्स बनाने को कहा। उसके बाद सीईओ ने इस बात पर और कोई चर्चा नहीं की। डिनर के बाद मैं लिविंग रूम समेटने में बिजी था और सीईओ अपने बेडरूम में जा चुकी थी। तभी मेरे फोन पर उनका एक मैसेज आया। क्या तुम वहां हो? आज मैंने एक ऐसी बिल्डिंग देखी जो बिल्कुल तुम्हारी भेजी हुई तस्वीरों जैसी दिखती है। ये समानता वाकई हैरान करने वाली है। मुझे नहीं पता कि तुम अब भी उसी इलाके में हो या नहीं। तुमने 3 दिन से कोई रिप्लाई नहीं दिया है। क्या वहां सब ठीक है? मैं तुमसे मिलने आना चाहती हूँ, भले ही वो सिर्फ एक आखिरी बार ही क्यों ना हो। मेरी जेब में रखा फोन लगातार वाइब्रेट हो रहा था और जब मैंने उसे निकाला तो देखा कि ये सारे मैसेजेस उसी सीईओ ने भेजे थे। एक पल के लिए मुझे समझ नहीं आया कि क्या कहूं। खुद पर ग्लानि की एक लहर सी महसूस हुई कि मैं जिस लड़की को पसंद करता हूं उसे सामने से अपने दिल की बात तक नहीं कह पा रहा था। मैं बस इस एक बार बहादुर बनना चाहता था, पर उसके बाद क्या? क्या हमारा ब्रेकअप हो जाएगा? क्या मैं उसे फिर कभी नहीं देख पाऊंगा? आधी रात को मेरे दरवाजे पर हुई दस्तक ने मुझे जगा दिया। मैंने दरवाजा खोला और वहीं जम गया। सामने सीईओ अपनी पजामे में खड़ी थीं। उनकी आंखें कसकर बंद थीं और वो काफी दर्द में लग रही थीं, जिसे देखकर मेरा दिल बैठ गया। मेरे पास उनकी परफेक्ट फिगर की तारीफ करने का वक्त भी नहीं था। उन्होंने पूछा कि क्या कल हम तुम्हारे गांव चल रहे हैं? इस अचानक आए सवाल ने मुझे पूरी तरह चौंका दिया। मैं बिना कुछ बोले वहां खड़ा रहा, कोई रिएक्शन ही नहीं दे पाया। सीईओ ने अपनी पीठ के पीछे से एक लैपटॉप निकाला। उन्होंने कहा कि मैंने इसकी जांच करवाई है। चिंगवांग मंदिर वाले गांव तो बहुत हैं, पूरे 246। मैंने उन सब की लिस्ट बनाई और एक एक करके उनकी तुलना की है। सारे नतीजे और बनावट एकदम मैच करते हैं। तुम्हारी भेजी फोटो वाला इकलौता मंदिर तुम्हारे ही गांव में है। मुझे वहां ले चलो। सीईओ की बातें सुनकर मेरे सीने में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी ली हुई एक रैंडम फोटो की वजह से वो इस हद तक जाएंगी। मैंने पूछा कि बॉस, आप मेरे गांव के उस मंदिर के पीछे इतनी क्यों पड़ी हैं? शहर में ही किस्मत, शादी या बच्चों के लिए मन्नत मांगने वाले कई मशहूर और असरदार मंदिर हैं। उन्होंने मेरी बात बीच में ही काटते हुए उदास मन से कहा कि मुझे किसी से मिलना है। मैंने मजाक करने की कोशिश की कि क्या उस इंसान ने आपसे पैसे उधार लिए हैं? सीईओ ने बस हाँ में सिर हिलाया। अगले ही पल उनकी नजरें थोड़ी तिरछी हो गईं।
उनकी आंखें लाल थीं और आंसुओं से भरी हुई थीं। उन्होंने कहा कि उस पर मेरा सिर्फ वक्त ही नहीं, उससे कहीं ज्यादा कर्ज है। मुझे उसे ढूंढना ही होगा। क्या तब मुझे अपने घर ले चलोगे? उस पल मेरे पास मना करने की कोई वजह नहीं थी। मैं उस ताकतवर सीईओ को कैसे ठुकरा सकता था जब वो एक तरह से मेरे सामने गिड़गिड़ा रही थीं। जैसे ही उन्होंने देखा कि मैं मान गया हूं, वो सुकून के साथ वहां से चली गईं। हमेशा की तरह वो बहुत तेज और एफिशिएंट थीं। अगली सुबह जैसे ही मेरी आंख खुली, मैंने लिविंग रूम के बीचों बीच 2 बड़े सूटकेस रखे देखे। सीईओ कपड़े बदलकर पहले ही सोफे पर बैठी मेरा इंतजार कर रही थी। उन्होंने घड़ी देखते हुए कहा कि मैं तुम्हें तैयार होने और कपड़े बदलने के लिए 30 मिनट दे रही हूं। तुम्हारी छुट्टी मंजूर है, हम आज ही निकल रहे हैं। उन्होंने मुझे सोचने का 1 सेकंड भी नहीं दिया, बस वहीं बैठकर अपनी घड़ी ताकने लगी। मैं समझ गया था कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बिखरे हुए बालों के साथ मैं तुरंत बाथरूम की तरफ भागा और चेहरा धोकर ब्रश किया। नहाने और तैयार होने में मुझे 15 मिनट से भी कम समय लगा। कपड़े बदलकर जैसे ही मैं बाहर आया, मैंने दरवाजे पर खड़े होकर सीईओ को एक मुस्कान दी। उन्होंने आदेश दिया कि ये बैग्स नीचे ले चलो। मैं पहली बार तुम्हारे घर जा रही हूं और मुझे समझ नहीं आया कि तुम्हारे माता पिता के लिए क्या खरीदना चाहिए। उन बैग्स की कीमत बहुत ज्यादा थी और उन्हें नीचे तक ले जाने में मेरी हालत खराब हो गई। किसी तरह मैंने उन्हें कार में लोड किया। उसके बाद मैंने वो चाबियां उठाईं जो सीईओ ने एक तरफ रखी थीं। उन्होंने हुक्म दिया कि तुम्हारा घर है, इसलिए तुम ही ड्राइव करोगे। बिना एक शब्द बोले वो कार में चढ़ गईं और मजबूती से पैसेंजर सीट पर जम गईं। जब मैं कुछ मिनट तक वहीं खड़ा रहा तो उन्होंने पूछा कि तुम क्या सोच रहे हो। उन्होंने खिड़की का शीशा नीचे किया और एक अजीब से चेहरे के साथ मुझे देखने लगी। मैं कार के बाहर खड़ा बहुत ही अजीब महसूस कर रहा था। बात यह थी कि मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती थी। जैसे ही उन्होंने ये सुना, वो एकदम सुन्न पड़ गईं। उन्होंने अपना चश्मा उतारा और पूरी तरह हैरान होकर मुझे देखने लगी। मैंने थोड़े गुस्से में कहा कि मुझे ऐसे मत देखो, मुझे सच में ड्राइविंग नहीं आती। मैं रोज रेंटल बाइक से ऑफिस जाता हूँ। वैसे भी मैं इतने समय से कंपनी में हूँ, क्या आपने कभी मुझे कार के साथ देखा है? मैं एक पल के लिए रुका और अपने घायल बाएं हाथ को छुआ। मैंने आगे कहा कि और मेरा हाथ अभी जिस हालत में है, अगर मैं चाहूं तो भी ड्राइव नहीं कर सकता, जब तक कि आप मरना न चाहती हो। मैंने एक टेढ़ी मुस्कान के साथ उनकी तरफ देखा, जैसे पूछ रहा हूं कि अब आप क्या करेंगी। मेरा रवैया देखकर साफ लग रहा था कि बॉस का मन मुझे अपने हाथों से गला दबाकर मार देने का है। उन्होंने बेबसी में अपना माथा पकड़ लिया। वो सच में भूल गई थी कि मैं अब भी घायल हूं। आखिर पिछले कुछ दिनों से मैं इतनी फुर्ती से खाना बना रहा था कि उन्होंने मुझे फिर से एक भला चंगा इंसान समझना शुरू कर दिया था। सीट बदलो, सीईओ ने माथा सिकोड़ते हुए गुस्से में आदेश दिया। उन्होंने मेरे हाथ से कार की चाबियां छीन ली। फिर उन्होंने इंजन स्टार्ट किया और मेरे गांव की तरफ ड्राइविंग शुरू कर दी। मैंने जीपीएस पर देखा कि ये 4 घंटे का सफर होने वाला था। रास्ते में मैंने उन्हें गांव में बड़े होने की कहानियां सुनाई। मैंने उन्हें गांव के बारे में सब कुछ बताया, यहां तक कि वो किस्से भी जब मैं मेंढक पकड़ने के लिए नदी में कूद जाता था। मैंने उन्हें दोस्तों के साथ मछली पकड़ने और गांव के मुहाने पर खड़े उस बड़े पीले कुत्ते के बारे में बताया जो हमेशा मेरे पीछे भागता था। सीईओ ने बड़ी दिलचस्पी के साथ मेरी बातें सुनी, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा कुछ अनुभव नहीं किया था। उनका बचपन उनसे छीन लिया गया था और उन्हें पैदा होते ही सिर्फ एक वारिस बनने के लिए पाला गया था। कोई मस्ती नहीं, कोई बचपन की हैरानी नहीं, बस रटने के लिए ढेरों जानकारी और क्लोज करने के लिए बिजनेस डील्स। उस पल मेरे और सीईओ के बीच का रिश्ता थोड़ा बदल गया। अब हम बॉस और कर्मचारी नहीं, बल्कि 2 पुराने दोस्तों की तरह थे। मेरी कहानियों की बदौलत वो 4 घंटे का सफर पलक झपकते ही कट गया। आखिरकार दोपहर ढलते ही मैं उस गांव में पहुंच गया जिसने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। ये किसकी लग्जरी कार है? ये तो गजब की है। सच में, जरा इसकी बॉडी तो देखो, इस पर मैट पेंट है। मेरी बेटी कह रही थी कि उसकी बॉस ने पिछले महीने ही बिल्कुल ऐसी कार खरीदी है। जैसे ही हमने गांव में एंट्री की, लोगों की भीड़ हमारे चारों तरफ जमा हो गई और कार की तरफ इशारा करने लगी। सालों से लोग सिर्फ गांव छोड़कर जा रहे थे और कभी मुड़कर नहीं देखते थे, इसलिए जब हम वहां पहुंचे तो हम तुरंत सबकी नजर में आ गए। रुको, क्या ये लू का बेटा नहीं है? हाँ, पक्का वही है। अभी मत जाओ, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने सालों बाद इतने बड़े आदमी बन जाओगे। वे ये देखकर हैरान थे कि गांव छोड़ने के बाद मैंने कितनी तरक्की कर ली है। जब सब गांव वाले हमें घूर रहे थे तो मुझे गाड़ी चलाते रहना ठीक नहीं लगा, इसलिए मैंने गाड़ी रुकवाई और खिड़की का शीशा नीचे किया। गांव वालों ने मुझे तुरंत पहचान लिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, अब हम तुम्हें और परेशान नहीं करेंगे। जल्दी घर जाओ और अपने माता पिता से मिलो। अगर उन्हें पता चला कि तुम वापस आ गए हो तो कसम से वो खुशी के मारे उछल पड़ेंगे।
गांव वालों के उसी उत्साह के बीच सीईओ कार को मेरे बचपन के घर की तरफ ले गई। दूर से मुझे अपने आंगन में एक बिल्ली के म्याऊं करने की आवाज सुनाई दी। एक आदमी हमारी तरफ पीठ किए खड़ा था और बिल्लियों को खाना डाल रहा था। वो कोई बिल्ली पालने वाला नहीं, बल्कि आवारा बिल्लियों को खाना खिलाने वाला कोई नेक इंसान लग रहा था। मैंने एक बच्चे की तरह कांपती आवाज में कहा कि पापा। मेरे पिता मुड़े और पूरी तरह हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि ओ बदतमीज, तुझे आखिर घर का रास्ता याद आ ही गया। सब लोग जल्दी बाहर आओ, लड़का वापस आ गया है। मैंने अपने पिता के घिसे हुए पैर और उनके बढ़े हुए सफेद बालों को देखा। इससे पहले कि मैं खुद को रोकता, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। शोर सुनकर मेरी माँ एप्रन पहने हुए ही घर से बाहर दौड़ी आई। मुझे देखते ही उनका चेहरा भावनाओं से भर उठा। वो भाग कर आई और मुझे कसकर गले लगा लिया, लेकिन उनके गले लगाने से मेरी चोट पर दबाव पड़ा। मैंने कहा कि माँ धीरे, थोड़ा धीरे, आपके बेटे को चोट लगी है। जैसे ही उन्होंने सुना कि मैं दर्द में हूं, वो तुरंत पीछे हटी और मुझे चेक करने लगी। उनकी नजर मेरे बाएं हाथ पर पड़ी, जो भारी प्लास्टिक प्लास्टर में लिपटा हुआ था। उन्हें देखकर ऐसा लगा जैसे वो वहीं फूट फूट कर रो पड़ेंगी। उन्होंने पूछा कि ये क्या हुआ, तुम्हें इतनी बुरी चोट कैसे लगी? मैंने बात को टालते हुए अपना सिर खुजलाया और बस इतना कहा कि मैं चलते चलते गिर गया था, जबकि सीईओ ने शर्माते हुए अपना सिर झुका लिया और चुप रही। मैं भी चुप हो गया, क्योंकि मैं उस झूठ को और नहीं खींचना चाहता था। माँ ने मेरा पीछा करते हुए आखिरकार उस सुंदर लड़की को नोटिस किया जिसे मैं साथ लाया था। मैं समझ सकता था कि वो क्या सोच रही थी, कि ये लड़की कितनी हसीन है। उन्होंने एक बड़ी मुस्कान के साथ पूछा कि तुम पक्का ओजवा की गर्लफ्रेंड हो ना? मैंने समझाना शुरू किया कि माँ देखो, ऐसा नहीं है। मैंने कहने की कोशिश की कि हम सिर्फ दोस्त हैं, पर शब्द सही से निकल ही नहीं रहे थे। सीईओ ने बीच में टोकते हुए आखिरी बार सफाई देने की कोशिश की, पर बदकिस्मती से मेरे माता पिता कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। वो बस सिर हिलाते रहे और मुस्कुराते रहे। उनके चेहरों से साफ था कि वो कहना चाह रहे हैं कि तुम लोग जवान हो, हम समझते हैं, छिपाने की जरूरत नहीं है। माँ ने कहा कि जी सुनिए, मेहमान आए हैं, जल्दी से कुछ बढ़िया बनाइए, मैं आज रात आपको पीने की इजाजत भी दे दूंगी। शराब का नाम सुनते ही मेरे पिता का चेहरा खुशी से चमक उठा। मैं बैग्स उठाकर अंदर ले गया और पूछा कि आपने उन्हें पीने से मना करना कब से शुरू कर दिया? माँ ने मुझे उनके हालिया चेकअप और लिवर फंक्शन में आई दिक्कतों की याद दिलाई, जो डॉक्टर्स को पता चली थी। वो अपनी बात पर अडिग थी कि आजकल उनके लिए शराब बिल्कुल मना है, लेकिन चूंकि मैं आखिरकार घर वापस आ गया था, इसलिए उन्होंने पापा को थोड़ी सी इजाजत देने का फैसला किया। अब जाकर मुझे सारी बात समझ आई, तभी पापा इतने छोटे बच्चे की तरह इतने खुश हो रहे थे। लीना आखिरकार खुद का परिचय देने के लिए आगे बढ़ी। उन्होंने एक विनम्र मुस्कान के साथ कहा कि मैं लीना हूं, आपके बेटे की दोस्त। मैंने सुना था कि ये नए साल पर घर जा रहे हैं, तो मैंने भी साथ आने का फैसला किया। उन्होंने धीरे से कहा कि मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको परेशान नहीं किया होगा। माँ चहकते हुए बोली कि कैसी बातें कर रही हो, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम्हें यहाँ देखकर हमें कितनी खुशी हो रही है। इतने सालों में ये लड़का कभी किसी लड़की को घर नहीं लाया, तुम पहली हो। मैं बस वहीं खड़ा सोच रहा था कि काश मैं आखिरी भी हूं। मैं एक तरफ खड़ा रहा और सोचा कि अपना मुंह बंद रखना ही बेहतर है। मेरे जैसे माता पिता के साथ आप जितना समझाएंगे, वो उतना ही गलत समझेंगे। हम जल्दी से डाइनिंग रूम की तरफ बढ़ गए। मेरे पापा ने पहले ही पूरी टेबल को ढेरों पकवानों से भर दिया था। हम चारों खाना खाने के लिए टेबल के पास जमा हुए। मेरी माँ ने एक सेकंड के लिए भी रुके बिना लीना की प्लेट में खाना भरना शुरू कर दिया। वो लगातार बोलती रही और मेरे बचपन की शर्मनाक कहानियां सुनाने लगी। बीच बीच में उन्हें याद आता कि मेरा भी अस्तित्व है, तो वो मेरा हाल पूछ लेती। ऐसा लग रहा था जैसे लीना उनकी अपनी बेटी हो और मैं बस एक मेहमान। अब तक मुझे उस सीईओ का पूरा नाम भी नहीं पता था। खाना खत्म करने के बाद मैंने टेबल साफ करने में मदद करनी चाहिए, पर माँ ने मेरी चोट का बहाना बनाया और मुझे पीछे धकेल दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि इसके बजाय मैं लीना को बाहर घुमाने ले जाऊं। कोई और रास्ता न होने की वजह से मैं उन्हें गांव दिखाने के लिए बाहर ले गया। जैसे ही हम चल रहे थे, एक पीली सी परछाई सीधे मेरी तरफ लपकी। वो देवान था। मैंने उसे शांत होने को कहा, क्योंकि वो मुझे काटने के लिए मेरा पीछा किया करता था। अब वो मेरा चेहरा चाटने की कोशिश कर रहा था और उस बड़े पीले कुत्ते को पीछे धकेलते हुए मुझे अपने पैरों पर खड़े रहने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। मैं मुस्कुराया और उसका सिर सहलाने लगा। मुझे याद आया कि जब मैं बच्चा था, तब वो पूरे कस्बे का सबसे फुर्तीला कुत्ता हुआ करता था। लेकिन साल बीतने के साथ देवान भी अब बूढ़ा हो गया था, यहाँ तक कि उसकी मूछें और भौवें भी सफेद होने लगी थी, और मैं ठंडी सांस लिए बिना नहीं रह सका। मैंने अपनी जेब से बचा हुआ सॉसेज का एक टुकड़ा निकाला और उसे खिलाने ही वाला था कि तभी देखा कि देवान का कहीं अता पता नहीं था।
वफादारी के नाम पर धब्बा। खाना मेरे पास था, लेकिन एक सुंदर लड़की को देखते ही तुम बिक गए छोटे ठरकी कुत्ते। मैंने ये शब्द धीरे से बुदबुदाए। फिर भी मैं चुपचाप एक तरफ हट गया ताकि उन्हें जगह मिल सके। मैंने देखा कि लीना, ओक्सवे और देवान एक दूसरे के साथ कैसे घुल मिल रहे थे। वो उस एक्साइटेड कुत्ते को देखकर पूरी तरह मंत्रमुग्ध लग रही थी। लीना पहले तो बहुत डरी हुई थी, पर आखिरकार उनकी जिज्ञासा डर पर भारी पड़ गई। उन्होंने धीरे से हाथ बढ़ाया और उस बूढ़े कुत्ते को सहलाना शुरू कर दिया। देवान की पूंछ पहले से भी ज्यादा तेजी से हिलने लगी थी। उन दोनों को साथ खेलते देख साफ था कि वो लीना को बहुत पसंद कर रहा था। मैं बस एक हल्की आह भर कर रह गया। थोड़ी देर खेलने के बाद लीना खड़ी हुई और मेरी तरफ देखा। उनके मन में एक खास डिमांड थी कि मुझे अपने गांव का चिंगवांग मंदिर दिखाने ले चलो। हम छोटी पहाड़ी पर बने उस मंदिर की तरफ बढ़े जो कभी लोगों से खचाखच भरा रहता था। उन दिनों चिंगवांग मंदिर की अगरबत्तियां कभी बुझती नहीं थीं, पर जैसे जैसे साल गुजरे नई पीढ़ी गांव छोड़ने लगी। हर कोई अपनी किस्मत आजमाने शहर की तरफ भाग रहा था और धीरे धीरे मंदिर वीरान होता गया। किस्मत से मेरे पिता बहुत समझदार इंसान थे। जैसे ही वो गांव के मुखिया बने, उन्होंने एक्शन लिया और पर्सनली मंदिर के रेनोवेशन का काम करवाया। उस प्रोजेक्ट ने मंदिर की पुरानी रौनक वापस लौटा दी थी। सीईओ ने मंदिर परिसर के 2-3 चक्कर लगाए और फिर अपना फोन निकाला। उन्होंने एक पुरानी और धुंधली फोटो खोली और उसे जूम किया। उस वक्त इतिहास को सहेज कर रखना कोई प्रायोरिटी नहीं थी और चिंगवांग मंदिर खंडहरों के ढेर के अलावा और कुछ नहीं था। इसे अब देखते हुए ऐसा लग रहा था जैसे ये दो बिल्कुल अलग दुनिया हो, फिर भी इसकी मूल वास्तुकला वैसी ही थी। लीना ओक्सवे ने तुलना करने के लिए अपना फोन ऊपर उठाया और उनकी नजरें तेजी से इधर उधर घूमने लगी। उन्होंने कंफर्म किया कि ये पक्का वही जगह थी। एक पल वहां टकटकी लगाकर देखने के बाद वो मेरी तरफ मुड़ी और पूछा कि क्या तुम मेरी फोटो खींच सकते हो। मैंने सिर हिलाया क्योंकि मुझे समझ नहीं आया कि और क्या कहूं। मैंने उनके हाथ से फोन लिया और रोशनी के हिसाब से एंगल ठीक किया। मैंने मंदिर के सामने खड़ी उनकी एक फोटो क्लिक की। लीना ने तुरंत अपना फोन वापस लिया और बिना सोचे समझे उस फोटो को सेंड कर दिया। वो धीरे से बुदबुदाई कि आखिरकार मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। क्या आप तुम सच में मुझसे मिलने आओगे? शाम की हवा लीना के बालों को उनके चेहरे पर बिखेर रही थी। उनके चेहरे पर छाई उस तन्हाई को देखकर मैं खुद को उन्हें सांत्वना देने से रोक नहीं पा रहा था। मेरा मन किया कि उन्हें कसकर गले लगा लूं और चिल्लाकर कहूं कि मैं यही हूं और मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन अंत में मैंने वो कदम नहीं उठाया। सच तो ये था कि गांव पहुंचते ही मुझे समझ आ गया था कि मेरा पुराना झूठ अब बिखर रहा है। हकीकत सबके सामने आने ही वाली थी, क्योंकि यहाँ सिग्नल फुल थे। ऐसा हो ही नहीं सकता था कि उसे मैसेजेस न मिले। लीना इतनी समझदार है कि शायद उन्हें सब अंदाजा हो गया था। उन्हें अपने ऑनलाइन बॉयफ्रेंड की सच्चाई पता चल गई थी कि ऐसा नहीं था कि उसे मैसेज नहीं मिल रहे, बल्कि वो जवाब ही नहीं देना चाहता था। लीना के चेहरे पर निराशा साफ दिख रही थी। उन्होंने पूछा कि सेंसे, अगर आपका कोई दोस्त अचानक आपको इग्नोर करने लगे तो आपको क्या लगता है इसकी क्या वजह होगी? उन्होंने अपना फोन वापस जेब में रख लिया। तभी वान लू ने मुझे देखा और कहा कि अगर ये इसीलिए नहीं है कि ये सच नहीं है, तो फिर ये सच ही नहीं है। शायद वो आपका कर्ज चुकाना चाहता हो या शायद उसके अपने कुछ कारण हो। वो मेरे इस जवाब से कम संतुष्ट लग रही थीं। वो सीधा चिंगवांग मंदिर की तरफ बढ़ गईं, जहां वेदी पर ताजा अगरबत्तियां रखी थीं। उन्होंने अगरबत्तियों का एक बंडल खोला, उसे जलाया और बड़ी सावधानी से बर्नर में रख दिया। फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। मैं बस वहीं खड़ा यही दुआ कर रहा था कि काश मैं ठीक उनके सामने प्रकट हो पाता। अगर मैं बस उन्हें खुद को देखने देता तो उतना ही काफी होता। लीना ओक्सवे काफी देर तक शांत खड़ी रहीं। जब उन्होंने आखिरकार अपनी आंखें खोली और पीछे मुड़ी तो हमारी नजरें मिल गईं। इस कस्बे का चिंगवांग मंदिर असल में उतना छोटा नहीं है। मैंने उनकी तरफ देखकर मुस्कुराया और लीना ने एक गहरी सांस ली। वो चलकर मेरे पास आईं और मेरा हाथ थाम लिया। उन्होंने कहा कि चलो वापस चलते हैं। उन्हें इस तरह हताश और टूटा हुआ देखकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ। मेरे पास कोई चारा नहीं था और मैं उनके पीछे पीछे घर की तरफ चल दिया। हम घर पहुंचे ही थे कि आंगन में कदम रखने से पहले ही हमें अंदर से अपने माता पिता की बातें सुनाई दी। पापा पूछ रहे थे कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो लड़की सिर्फ एक दोस्त है या वो वाकई हमारे बेटे की गर्लफ्रेंड है? माँ ने जवाब दिया कि नामुमकिन है। कोई भी दूर से देखकर बता सकता है कि वो अमीर और ऊंचे खानदान की है। यहाँ तक कि उसके लाए हुए गिफ्ट्स पर भी इंग्लिश में लिखा है। उनकी ये बातें सुनकर लीना तुरंत अंदर नहीं गई, बल्कि उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और हम आंगन के गेट
गेट पर ही खड़े होकर उनकी बातें सुनने लगे। माँ ने आगे कहा कि पर सोचो अगर वो दोनों सच में एक कपल हुए तो इसका मतलब होगा कि हमारे पुराने शिन परिवार की किस्मत आखिरकार चमक गई है। बस मुझे डर है कि ऐसी लड़की हमारे बेटे को घर जवाई न बना ले। बड़ों को अपने बारे में ऐसी गॉसिप सुन मेरा मन किया कि बस कोई गड्ढा ढूंढूं और उसमें छिप जाऊं, लेकिन लीना पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। माँ ने आगे कहा कि पर वो लड़की जिस तरह हमारे बेटे को देखती है, मैं महसूस कर सकती हूँ कि वो उसे पक्का पसंद करती है। ये सुनकर मैंने पूरी तरह हैरान होकर अपना सिर घुमाया और उनकी आंखों में कोई रिएक्शन ढूंढने की कोशिश की, पर वहां कुछ नजर नहीं आया। मैंने जोर से गला खांसा और उनकी बातचीत रोकने के लिए आंगन के गेट पर ही खड़ा हो गया। अगर मैं इसे और चलने देता तो पता नहीं वो लीना को घर लाने को लेकर मेरे बारे में और क्या क्या अफवाहें उड़ा देते। मेरे माता पिता हमें वापस आया देख तुरंत स्वागत के लिए उछल पड़े। वे घर से ताजा फल और स्नैक्स लाने के लिए दौड़े ताकि हम दोनों का पेट अच्छे से भरा रहे। लीना मुस्कुराई और बोली कि वैसे अंकल, शिन मुझे अभी चिंगवांग मंदिर दिखाने ले गया था। मैंने सुना कि उसकी मरम्मत हाल ही में हुई है। क्या वो आपने करवाई थी? पापा का चेहरा चमक उठा और बोले कि गांव ने मुझे डायरेक्टर चुना है तो मैं सबके लिए कुछ अच्छा करना चाहता था, पर ये मरम्मत अभी हाल की नहीं है, इसे हुए तो करीब 6 महीने हो चुके हैं। लीना ने बस सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा, पर मुझे पता था कि मैं पकड़ा गया था। मैंने वो पुराने मंदिर की फोटो उन्हें सिर्फ 3 दिन पहले भेजी थी और अब समय का हिसाब बिल्कुल मैच नहीं हो रहा था। किस्मत से उन्होंने इस बात को और नहीं खींचा। जब रात हुई तो मेरे माता पिता ने हम दोनों के लिए अपना कमरा छोड़ दिया। तो वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर इसका नेक्स्ट पार्ट आया तो मैं उसे भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तब तक इंतजार करो और अपना सपोर्ट दिखाते रहो। और हाँ, मैं सोच रहा था कि एक एनिमेटेड मनहुआ भी एक्सप्लेन करूं। उसकी स्टोरी भी काफी अच्छी है और एनिमेशन भी जबरदस्त है, मैंने खुद देखा है। अब ये तुम लोगों पर है, तुम लोग वो देखना चाहते हो या फिर मैं इसी तरह के मनहुआ एक्सप्लेन करता रहूं। मैं एक पोस्ट डाल दूंगा, उसमें तुम लोग वोट कर देना। और हाँ, शायद अगली वीडियो आने में 5-6 दिन लग सकते हैं। पहले मैं तुम लोगों का वोट चेक करूंगा, फिर वीडियो बनाऊंगा। चिंता मत करो, इसी बीच शायद एक और मनहुआ आ सकता है। आई एम नॉट श्योर बट पॉसिबल है।